बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं और जल्दी जल्दी अमीर कैसे हों। मैं नॉर्मली इस तरह के मौज़ूआत पे बात नहीं करता। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे चैनल से वाकिफ़ हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ये वो मौज़ू है जिसको मैं नॉर्मली डिस्कस नहीं करता, लेकिन चूँकि बहुत से अहबाब ने, बहुत से लोगों ने इस बारे में मुझसे इस्तिफ़सार किया है, मुझसे पूछा है, तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली फ्रॉम हॉर्सेस माउथ आपको अच्छी अच्छी बातें और सही बातें जो हैं वो बतलाई जाएँ। तो उसके लिए मैंने आज मदऊ किया है हमारे टीचर हैं सर एजाज़ उनको, और बहुत आईटी के अंदर उनका तजर्बा है और बहुत शुरू से बहुत लंबे अरसे से आईटी के अंदर काम कर रहे हैं। ही इज़ अ ट्रू आईटी प्रोफेशनल। तो उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारा गोरख धंधा क्या है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं और जल्दी और आसानी से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ये कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं सर? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी गोनागो मसरूफ़ियत में से और बेपनाह मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला कुछ मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो सर थैंक यू वेरी मच। आप जब कहेंगे हम हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर के बारे में थोड़ा सा मैं बतलाता चलूँ। इन्होंने मुझे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाई है और मैंने सर से क्लासेस लेके अपना सफ़र शुरू किया था साइबर स्पेस में, और अब तो बड़ा अरसा गुजर गया, तकरीबन 20-22 साल की हमारी रफ़ाकत है। और मैं खुश नसीब हूँ इस हवाले से कि सर से ही पढ़ने के बाद सर के साथ ही और सर ही की काविशों से मैं सर के साथ ही पढ़ाना भी शुरू हुआ। तो मैं सर का शागिर्द भी हूँ और सर का कॉलीग भी हूँ। और हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप की बाकी लोगों से भी इंशाल्लाह उम्मीद है कभी मुलाकात आपकी करवाऊँगा। सर मोहसिन हो गए, बाकी लोग हो गए। तो थोड़ा सा तो सर पहले आप ख़ुद ही अपनी ज़ुबान से ये फरमा दीजिए कि आप इस फील्ड में कैसे आए, ये शौक़ आपको कैसे हुआ, और फिर आपका जो सफ़र है थोड़ा सा उसके बारे में बतलाइए। आज माशाल्लाह आप डेवलपर हैं ऐप्स के, एंड्रॉयड के और आईओएस के, और आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में माशाल्लाह फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो ये सारा सफ़र टीचिंग से लेके फिर प्रोफेशनल होने तक, फिर डेवलपर बनने तक, ये पूरी ज़िंदगी है जो आपने इस आईटी के फील्ड में गुजारी है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि उन्हें पता चल सके कि आपने ये सफ़र कैसे तय किया। मैंने बेसिकली जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के मुतालिक सुना था वो क्लास 8 में था। मैं कंप्यूटर का सुना था, थोड़ा इंटरनेट के मुतालिक भी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि इंटरनेट नाम की कोई चीज़ आई है, कोई कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ आई है, तब मैं क्लास 8 में था। खैर उस वक्त तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, मगर फिर जब मैं मैट्रिक में आया क्लास 10 में, तो तब मुझे थोड़ा सा कुछ और जब फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने कोशिश की कि कंप्यूटर सीखूँ, मगर कोई ना प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था। थोड़ा सा इधर-उधर भागे, इन्फॉर्मेशन भी ली, मगर कोई ऐसी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली। और सर व्यूअर्स के लिए सॉरी आपकी कता कलामी माफ़ी, आप बात कर रहे होंगे अगलबन 90 की दिहाई की, 1998-99 की, राइट? उस ज़माने में तो कोई होता ही नहीं था जिससे पूछा जा सके। ऐसा ही है। तो खैर काफ़ी अर्से के बाद ना मेरे एक फ्रेंड ने ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, तो मैंने जब भी कभी उसके घर जाना तो उसने मुझे कभी कोई ग्राफिक विजिटिंग कार्ड बना के दिखाना, कभी कोई वो ईद कार्ड बनाना, कभी कोई चीज़ बना के ना मुझे दिखाता था कि इजाज़ मैंने आज ये बनाई, इजाज़ मैंने ये बनाया। तो मुझे भी ना थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। तो उस टाइम पे तो मुझे खैर कंप्यूटर की अलीबे भी नहीं थी पता, ना मुझे कुछ टाइप करना आता था, ना स्टार्ट करना आता था। तो खैर इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ। तो फिर हमारे एरिया के अंदर यानी कि नियर अबाउट एक ना कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने ना बड़े अच्छे पैकेजेस दिए। मैंने वहाँ जाके एडमिशन लिया, तो बेसिक कोर्स किया वर्ड एक्सेल का। उसके बाद मैंने कोर्स किया ग्राफिक्स का, फिर मैंने किया विजुअल बेसिक का। तो मुझे ना इस फील्ड के अंदर ना जब मैंने ये चीज़ें कर रहा था तो काफ़ी यानी कि मुझे थोड़ा फ्यूचर ब्राइट नज़र आया अपना, कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे फिर बस बाय चांस ये माइंड में आया कि मैं क्यों ना आईटी प्रोफेशनल की डिग्री कर लूँ। तो मैंने ना बीसीए स्टार्ट कर दिया। तो उन्हीं दिनों में मैं पैरेलली
टीसीएस भी कर रहा था, अपनी स्टडी भी कर रहा था, साथ में मैं जॉब भी कर रहा था। तो खैर जैसे ही मेरी यानी कि जॉब स्टडी कंप्लीट हुई, तो जॉब तो मैं साथ-साथ कर ही रहा था। तो वो मेरी जॉब थी टीचिंग की। मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के टूल, वेब डिज़ाइनिंग के टूल, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस ये चीज़ें मैं टीच करता था। तो मगर फिर एक हमारे टीचर थे, उन्होंने ये चीज़ हमारे ज़हन में डाली कि जो टीचिंग है ना, टीचिंग इसका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है मगर इतना ब्राइट नहीं है। तो जब तक आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके जॉब नहीं करते या किसी प्रोफ़ेशनल जगह पे जॉब नहीं करते, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ़ आपकी थ्योरेटिकली तो हैं मगर आपकी प्रैक्टिकली आपके काम नहीं आती। तो मैंने उनकी बात को थोड़ा सीरियस लिया, तो मैंने टीचिंग छोड़ के एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की। और जब मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की तो मुझे उस वक़्त वाक़ई इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं जो पढ़ा रहा था ना और जो मैं करने आया हूँ, इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना, वो चीज़ें और होती हैं, मगर जब आप प्रैक्टिकली जब जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एक्चुअल शेप में लेके आते हैं, तो वहाँ पे आपको और चीज़ों को भी देखना पड़ता है। खैर, मैंने अपनी पहली जॉब से बहुत कुछ सीखा, फिर मुझे ये भी पता चला कि नहीं, खाली टीचिंग ही सब कुछ नहीं है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, प्रोफेशनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खैर, मेरी पहली जो जॉब थी एज़ ए वेब डिज़ाइनर, मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में की। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैं आगे चलता गया। एनिमेशंस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। बच्चों की एनिमेटेड बुक्स वगैरह मैंने बनाई। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैंने वेब डेवलपमेंट के अंदर भी काम किया, वर्डप्रेस के अंदर काम किया और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जैसे-जैसे नई-नई टेक्नोलॉज़ीज़ आती गई, जावास्क्रिप्ट हुआ, सीएसएस हुआ, और उसके बाद अब जैसे नई टेक्नोलॉज़ीज़ आ चुकी हैं, रिएक्ट जेएस, वीयू.जेएस, मैं इन तमाम चीज़ों के अंदर मैंने काम किया। और फाइनली इस वक़्त मैं मोबाइल डेवलपमेंट में आ चुका हूँ। मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर मैंने जैसे कुछ अर्सा पहले देखा कि बहुत ज़्यादा वर्किंग स्टार्ट हो गई, तो मैंने खुद को अपडेट करना शुरू किया। मैंने मोबाइल की चीज़ें को लर्न करना शुरू किया, उन टेक्नोलॉजीज़ को सीखना शुरू किया और इस वक़्त मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज़ ए iOS डेवलपर और एज़ ए एंड्रॉयड डेवलपर जॉब कर रहा हूँ और इस वक़्त मैं उनकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है सर, माशाल्लाह। इनसे जी जी, सर। बोलिए। जी सर, मैं यही कह रहा था कि मैंने ये इसलिए भी स्पेशली ज़रूरी समझा आपके तारुफ़ को, ताकि मेरे नाज़रीन को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को ये बात पता चल जाए कि आप माशाल्लाह पूरे प्रॉपर एक आईटी प्रोफेशनल हैं। ऐसे ही कोई बंदा उठ के मैंने नहीं बुलाया कि वो ऐसे ही कोई दो चार बातें हवा में करके चला जाए। तो इंशाल्लाह आप जो बातें करेंगे, जो बातें समझाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला इन लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी और बड़ी बेनिफिशियल होंगी अगर कोई ऑनलाइन काम शुरू करना चाहता है और कोई ऑनलाइन जो है वो पैसे कमाना चाहता है। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बतलाइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि मुझसे अक्सर घरेलू ख़वातीन, जिनको हाउस वाइफ्स कहते हैं, जिनके ऊपर बच्चों की तरबियत और उनकी ज़िम्मेदारियां होती हैं, वो ये सवाल करती, जब वो मिलती हैं अपने बच्चों के सिलसिले में, तो कहती हैं कि सर आपका भी इस साइड पे तजुर्बा है, तो हमें बताइए, हमने सुना है कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। क्योंकि सर आपको पता ही है जिस तरह के माशी हालात हैं आजकल, हर घराना ये चाहता है कि उसकी इनकम इंक्रीज़ हो, तो उसमें ख़वातीन भी अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। और जो घरेलू ख़वातीन हैं स्पेशली, जिनके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं होती, जो प्रोफेशनल नहीं हैं, जिनका कोई प्रोफेशनल करियर नहीं है, वो इस हवाले से बहुत इंटरेस्टेड होती हैं कि ऑनलाइन कोई काम वो शुरू करें। उसके साथ साथ ओ ए लेवल स्टूडेंट्स हमारे, जो ओ या ए लेवल्स कर रहे हैं, जो मैट्रिक में हैं, जो FA FSC कर रहे हैं, इनके अंदर भी ये शौक़ होता है कि यूट्यूब के चैनल्स बना लें या कोई वेबसाइट बना लें, कोई ऑनलाइन कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें पैसा हो, जिससे पैसे कमाए जा सकें। तो सर, इन दो ये जो स्ट्रेटास हैं स्पेशली, बाकी और भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन स्पेशली ख़ास तौर पे ये जो दो तबक़ात हैं हमारी सोसाइटी के, इनके लिए आपका बेहतरीन मशवरा क्या है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं ऑनलाइन? आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन रेज़ किया है और बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया कि बिगिनर जो लोग हैं, जैसे कि मैट्रिक के, FA FSC के या ए लेवल के या हाउसवाइफ, बाकी ये बेसिकली जो बच्चे होते हैं या जो हाउसवाइफ होती हैं, इनमें अर्निंग करने की काफ़ी ज़्यादा एक चाहत भी होती है कि हम लोग अर्निंग करें। और
इनको कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म या इनको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती। तो ये है कि आज आपके चैनल के थ्रू इनको हम लोग थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल। खैर विदाउट एनी स्किल तो नहीं मैं कहूँगा, स्किल तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपको किसी न किसी एक स्किल को अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है और उसको पॉलिश भी करना पड़ता है। तो पहली एक स्किल को जिसे मैं डिस्कस करूँगा आपसे, वो है कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ती है, वो स्किल है इंग्लिश की। कि आप अपने अंदर इंग्लिश जो कंटेंट है वो लिखने की स्किल पैदा करें। उसके लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपकी इंग्लिश और टेंसेस आपके अच्छे होने चाहिए, आपके पास अच्छी वोकैबुलरी हो, ठीक है? आपका थोड़ा-सा विज़न चीज़ों को देखने का अच्छा हो कि आप किसी भी चीज़ को देखकर उसको डिस्क्राइब कर सकें। तो जो कंटेंट राइटिंग है वो आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो ओ लेवल, ए लेवल और स्पेशली जो एफएफएससी के जो बच्चे हैं वो, क्योंकि उनकी इंग्लिश थोड़ी-सी अच्छी होती है, जैसे कि हर स्कूल के अंदर या हर कॉलेज के अंदर इंग्लिश मीडियम सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो वो एक ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा कि वो इस चीज़ को स्टार्ट करें। और अगर थोड़ी बहुत वो किसी चीज़ से लेक करते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने अंदर उस चीज़ को इम्प्रूव करें, अपनी वोकैबुलरी अच्छी करें, अपने ग्रामर को अच्छा करें और ऑनलाइन कुछ जो कंटेंट लिखा होता है, कुछ आर्टिकल लिखे होते हैं, उनको डेली बेसिस पे स्टडी करें और थोड़ा उनसे आइडिया लें कि लोग किस तरह से और क्या-क्या कुछ लिख रहे हैं। और अगर उनको ये चीज़ लिखनी आ जाएगी, तो बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी हैं और वो लोगों को बता सकते हैं कि हम कंटेंट लिख सकते हैं। जब वो लोगों को अपनी कम्युनिटी में बताएँगे कि हम कंटेंट लिख सकते हैं, तो वहाँ से उनको जॉब्स या टास्क या कोई भी ऐसी चीज़ें इनकी ऑफ़र हो सकती है कि जिनसे वो अर्निंग कर सकते हैं। तो अच्छा, इन लोगों के लिए एक अच्छा इन इसके लिए भी और जो अगली स्किल्स होंगी, उनके लिए भी, अगर ये ऑनलाइन जॉब करना चाह रहे हैं ना ऐसे लोग, तो इन्हें चाहिए कि लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफ़ाइल्स बनाएँ। लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल्स बनाएँ, वहाँ पे अपनी स्किल्स को मेंशन करें। ये लोग जब अपनी स्किल्स को लिंक्डइन पे मेंशन करेंगे, तो वहाँ पे कंपनीज़ खुद इनको कॉन्टैक्ट करेंगी। तो यही चीज़ कंटेंट राइटर्स के लिए भी है और यही चीज़ जो अगली मैं स्किल्स बताऊँगा, उन सब के लिए भी होगी। तो ये चीज़ आपने अपने एक माइंड में रखनी है कि आपने अपनी-अपनी प्रोफ़ाइल्स को लिंक्डइन के ऊपर अपडेट करना है। सही। कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ा-सा मैं भी व्यूअर्स को मज़ीद बता दूँ, अगर किसी को ये समझ नहीं आई टर्म। बेसिकली हर जो ब्रांड है, वो जब आप इश्तिहारात में भी देखते होंगे, वो कुछ मख़सूस अल्फ़ाज़ हैं जिनको प्रमोट करता है अपने बारे में। जैसे पेप्सी हर कोई जानता है, एक ज़माने में बच्चे के ज़ुबान पे होता था कि दिल मांगे और। तो ये दिल मांगे और का जो जुमला है, ये कंटेंट राइटिंग है। ये राइटर्स हैं जो बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और फिर वो जुमला बनाते हैं। इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट बनाते हैं कोई, तो उस पे आप कुछ लिखेंगे तो कोई आएगा और पढ़ेगा ना। तो इस चीज़ को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। और जैसे सर कह रहे हैं, ऑनलाइन अगर आपने अर्निंग करनी है, तो ये जो भी सर स्किल्स बता रहे हैं उसके अंदर आप समझ लें कि आसान तरीन तरीका है। आप इंग्लिश सीख लें, स्पेशली जो ख़वातीन, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो घर में होती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, और अगर उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो वो स्पोकन इंग्लिश का कोई भी महीने 1.5 महीने का कोर्स कर सकती हैं बड़ी आसानी से। ऑनलाइन भी सीख सकती हैं। और फिर लिंक्डइन पे जैसे कहा सर ने, एक प्रोफाइल बना लें। और फाइवर वगैरह के थ्रू भी सर वो इस चीज़ को जो है वो वहाँ जाके कंटेंट राइटिंग की जो जॉब्स हैं उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो वो फ्रीलांसिंग के थ्रू इसमें पैसा वो अर्न कर सकती हैं। तो सर ये तो हो गई पहली स्किल। तो दूसरी स्किल सर आप कौन सी फरमा रहे हैं? दूसरी स्किल जो है डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग, ठीक हो गया। हाँ जी, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को मैं प्रेफ़र इसलिए करूँगा कि इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाते, कुछ आपको नहीं ऐसी एनवायरनमेंट मिलता है या कुछ ऐसा चीज़ें कि आप इंग्लिश सीख पाएँ, तो इसमें इंग्लिश की ऐसे ज़रूरत है, मगर इतनी ज़रूरत नहीं है कि आपको फुल फ्लेज कहीं जहाँ पे कि आप इंग्लिश सीखें, आप अपने आप को उसमें इम्प्रूव करें, आप वो टाइम आप किधर भी स्पेंड कर सकते हैं। अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 2 टूल्स के नाम बताता चलूँ जो कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और इनके बगैर आपका गुज़ारा नहीं है। आप इनके बगैर काम
नहीं कर सकते। पहला टूल है एडोबे फ़ोटोशॉप और दूसरा टूल है एडोबे इलस्ट्रेटर। अब एडोबे फ़ोटोशॉप शॉप है, हम उसको यूज़ करते हैं वीडियो इमेज एडिटिंग के लिए, ठीक है? वेबसाइट्स के लेआउट बनाने के लिए, और मसलन किसी भी तरह का डिज़ाइनिंग का काम है, बिज़नेस कार्ड आपने डिज़ाइन करने हैं, लोगोस डिज़ाइन करने हैं, पम्फलेट डिज़ाइन करने हैं, ब्रोशर डिज़ाइन करने हैं, बैनर डिज़ाइन करने हैं, अगर आपने इसके अंदर वेबसाइट के लेआउट डिज़ाइन करने हैं, किसी भी तरह का जो आपने डिज़ाइनिंग का काम है वो आप इसके अंदर ईज़िली कर सकते हो। दूसरा टूल मैंने जो नाम लिया है वो है एडोबे इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर के अंदर आप सिर्फ पिक्चर की एडिटिंग नहीं कर सकते, फ़ोटो की एडिटिंग करने के लिए आपने फ़ोटोशॉप में ही आना है, मगर उसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें मैंने टर्म्स यूज़ की हैं, कार्ड्स की, लोगोस की, वेक्टर डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप काम कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो ये दोनों टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और इन्हीं दोनों टूल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा काम आप मार्केट में बैठ के कर सकते हैं। इवन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने फ़ोटोशॉप के सिर्फ 2 से 3 टूल पड़े होते हैं, 2 से 3 टूल, पूरा फ़ोटोशॉप में बात नहीं कर रहा, और वो जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से मैंने लोगों को देखा है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनको ना लाइन वर्क आता है, इलस्ट्रेशंस, छोटे-छोटे कैरेक्टर्स डिज़ाइन करने आते हैं, उन्हें कोई एडिटिंग नहीं आती, उन्हें कोई क्रिएटिव वर्क नहीं आता, मगर वो ये कर सकते हैं कि हम एक कोई कैरेक्टर जो उनको दिया जाए वो उसको एज़ इट इज़ बना सकते हैं। ऐसे लोग भी मार्केट में बैठे काम कर रहे हैं, मार्केट में जॉब्स भी कर रहे हैं और ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। तो सेकंड जो टूल मैं ये यानी कि जो स्किल प्रेफ़र करूँगा वो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को आप लोग थोड़ा सीरियस लें और उसको आप सीखें। हाँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, मोस्टली लोग ये समझते हैं कि अब जैसे कि मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि जो हमारे कॉलेजेस हैं शॉर्ट कोर्सेज़ वाले, वो लोग कहते हैं कि 3 महीने का कोर्स करें और ग्राफ़िक डिज़ाइनर बने, तो ये 2 महीने का कोर्स करें वेब डिज़ाइनर बने, 4 महीने का कोर्स करें तो आप डायरेक्ट जॉब पे लग जाएँगे। ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को आप अपने ज़हन से निकालिए, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में बिल्कुल नहीं रखना कि आप किसी भी कॉलेज से 2 से 3 महीने पढ़ के किसी भी जगह पे जॉब कर सकते हैं। उसके लिए जब आप जॉब पे जाते हैं, किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वो आपको बिठाते हैं कि जी आपको क्या आता है, ठीक है? वो आपको रन टाइम पे टास्क देते हैं। रन टाइम पे आप टास्क तब कर सकते हैं कि जब आपने उन टूल्स के ऊपर, उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर फ्रिक्वेंटली काम किया हो। आपने जब टूल सीखने हैं, जब आपने सॉफ्टवेयर सीखने हैं ग्राफ़िक्स से, तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप कुछ टाइम 2 से 3 महीने आप उसके ऊपर कंटिन्यूअसली से मुराद डेली बेसिस पे। ये नहीं कि आपने आज आधा घंटा काम किया, 2 दिन बाद काम कर लिया तो आप समझे कि नहीं आपने प्रैक्टिस कर लिया, ऐसा नहीं है। आप डेली बेसिस पे अपने लिए टास्क लें। टास्क क्या होगा कि आज आपने लोगो बना लिया, फिर आपके पास टाइम निकला आपने कोई कार्ड बना लिया, फिर आपके पास कोई डिज़ाइन निकला आपने कोई वेक्टर डिज़ाइन कर लिया। इस तरह से आप डेली बेसिस पे अपने आप को कोई ना कोई टास्क दें। आप टास्क बनाएँ, टास्क करें, ठीक है? और उस टास्क पे की बेस पे आपको क्या होगा कि आप पॉलिश होंगे। आप आहिस्ता-आहिस्ता उन टूल्स के ऊपर ग्रिप कर लेंगे। जब आपकी उन टूल्स पे ग्रिप होगी तो किसी जगह पे जब आप जाके इंटरव्यू देंगे, तो आपको उस इंटरव्यू के अंदर जब आपको काम कर आपको कोई टूल पूछा जाएगा, आप बता सकेंगे। जब आपसे कहा जाएगा ये हमें प्रैक्टिकली करके दो, आप करके दे सकेंगे। मगर जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप ना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ना ही वहाँ पे आप बैठकर कोई एक छोटा-सा वेक्टर या कोई छोटा-सा कार्ड या कोई छोटा-सा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने कोर्स भी करना है, और कोर्स करने के बाद आपने उसके ऊपर कुछ टाइम प्रैक्टिस भी करनी है। बिल्कुल सही है। ये सर आपने बात की एडोबे फ़ोटोशॉप की और एडोबे इलस्ट्रेटर की, जो 2 टूल्स हैं एडोबे क्रिएटिव क्लाउड के अंदर। अच्छा सर, इस हवाले से ये भी थोड़ा गाइड कर दें व्यूअर्स को कि जो तो सर बच्चे हैं, जो तो स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशली जो लड़के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके तो 2-3 महीने वहाँ पढ़ लें, उसके बाद 2-3 महीने उस पे मेहनत कर लें। लेकिन हमारी बच्चियों के लिए और स्पेशली हमारी ख़वातीन के लिए जो घर में होती हैं, जो घर से निकल नहीं पाती, और आम तौर पे उनका स्केड्यूल इस तरह का होता है जब उन पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं बच्चों की, कि वो इस तरह का कोई टाइम मैनेज नहीं कर पाती कि जी अब पहले बच्चों को भी स्कूल छोड़ना है, लेके भी आना है, फिर उसके बाद खाना भी घर का पकाना है, हस्बैंड भी घर आएगा उसको भी टाइम देना है, और फिर उसके बाद वहाँ से घर से निकल के वो जाना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो किसी जगह पे जा सकें। तो सर ऐसा भी कोई तरीका है घरेलू ख़वातीन के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं कि वो घर में बैठे के स्किल्स सीख सकें?
बिल्कुल ऐसा भी तरीका है, मगर उसमें थोड़ा-सा ना यानी कि मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल तब आती है। अब पहले मैं आपको तरीका बता दूँ, फिर मुश्किल भी बता देता हूँ। जी सर। यूट्यूब के ऊपर हज़ारों कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, एडोबे फ़ोटोशॉप के भी, इलस्ट्रेटर के भी। इसी तरह यूडमी यूडमी मोस्टली तो आपको देता है पेड, मगर वहाँ पे कुछ फ्री कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं। और आप यहाँ से ना आप किसी भी टूल को अच्छी तरह से ना लर्न कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मगर सिर्फ़ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर कोई उन्होंने जो वीडियो बनाने वाला है, उसने कोई कॉम्प्लेक्स टूल बता दी है, और कॉम्प्लेक्स टूल के अंदर अभी जो सामने बैठा उस चीज़ को लर्न कर रहा है, वो मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं हुआ या मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझ सके, तो उसके लिए थोड़ी-सी मुश्किल ये हो सकती है कि मेबी वो उस टूल को या उस टेक्नीक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड ना कर सके। हाँ, उस केस में ये हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसा रिसोर्स हो कि जिससे वो जाके डिस्कस करके उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अदरवाइज़ आप यूट्यूब के ऊपर मैं खुद लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। हर तरह की जो कोर्स की आपको लर्निंग करनी है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। डेवलपमेंट है, डिज़ाइनिंग है, इवन अगर आपने कंटेंट राइटिंग की टेक्नीक सीखनी है, आपको पूरे के पूरे ट्यूटोरियल वहाँ पे मिलते हैं। आप कंटेंट राइटिंग की टेक्नीक सीख सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग कैसे आपने करनी होती है। आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम्स तो वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी जगह भी आप फँस जाते हैं, तो आपके सामने आपको बताने वाला तो बैठा हुआ है, मगर आपको आंसर करने वाला नहीं बैठा हुआ। क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम आपके माइंड में रह जाती है, आपके पास वहीं आप उसको सॉल्यूशन ही ले सकते। तो उसको सॉल्यूशन को लेने के लिए फिर आपको किसी न किसी पर्सन से थोड़ी-सी गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूट्यूब पे जाएँ, जाके आप लर्निंग करें, और लर्निंग के बाद फिर वही बात कि आप लर्निंग पे ना सिर्फ रखें, आपने लर्निंग के बाद उस चीज़ को लर्न करने के बाद उसको अच्छी तरह पॉलिश भी करना है, उसके ऊपर आपने अच्छी वर्किंग भी करनी है। बिल्कुल सही हो गया। और स्पेशली जो बच्चे और जो घरेलू ख़वातीन एनएफटी के बारे में बहुत ज़्यादा मुझसे पूछती हैं, तो उसके लिए ये स्किल बड़ी बेसिक है कि आप कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं डिजिटल, या आप कोई आर्ट वर्क करना चाहते हैं और उसको आप ऑनलाइन एनएफटी के थ्रू सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आना चाहिए। तो सर ने ये आपके सामने वाज़े कर दिया कि इन स्किल्स को आप घर में बैठ के भी सीख सकते हैं। जहां आपको मसला है वहाँ पे आप कोशिश करें कि कोई आपको ऐसा शख्स मैसर आ जाए जिससे आप वो क्वेश्चंस कर सकें। राइट सर, ये तो हो गई दो स्किल्स। पहली हमने डिस्कस की कंटेंट राइटिंग की, दूसरा हमने डिस्कशन की ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे और उसके अंदर फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे। तो सर तीसरी स्किल आप कौन सी बतलाएंगे? अच्छा, तीसरी स्किल से पहले, क्योंकि वो प्रीवियस जो डिस्कशन है उससे जी रिलेटेड सर। है, मैंने कहा कि यूट्यूब से सीखें, यूडमी से सीखें। अच्छा, इन चीज़ों को सीखने के लिए ना आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ लर्निंग की, आपके अंदर सेल्फ स्टडी की आदत होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप उसको डेवलप करें, अपने अंदर ज़बरदस्ती उस आदत को डालें। अक्सर लोग होते हैं कि वो कहते हैं यार हमें कोई पढ़ा देगा तो हम पढ़ लेंगे। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, अच्छा जी ये आज हमने टीचर ने ये लेक्चर देना है, हम ये लेक्चर सुनेंगे तो हमें समझ आएगी। वो एक उनका माइंड बना होता है, जब तक उनके अंदर वो सामने बैठा पर्सन उनके साथ उनके माइंड में पुट ना करे वो चीज़, वो उनको समझ नहीं आती। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं होते, और स्पेशली आईटी फील्ड के अंदर तो ये पर्सन कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके अंदर सेल्फ लर्निंग की आदत है वो उसको हमारी इस फील्ड के अंदर ये है कि डेली बेसिस पे नई से नई चीज़ आ रही है। डेली बेसिस पे नए से नया टूल आ रहा है, नई से नई टेक्नीक आ रही है, और आपको बस खुद सीखनी पड़ती है। अगर आप ये कहें कि नई से नई टेक्नीक के लिए आप कोई नए से नया बंदा ढूँढे, वो आपको टेक्नीक सिखाए, मेबी आपको मिल जाए, मगर फिर वो आपसे चार्ज नहीं करेगा। तो बेस्ट ये है कि आप थोड़ा-सा ना अपने अंदर एक ये भी स्किल डेवलप करें कि आपने सेल्फ लर्निंग करनी है, आपने खुद से पढ़ना है, आपने खुद से समझना है। जब जिस दिन ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, उस दिन आप किसी भी चीज़ को सीख के उससे अर्निंग करने में आपको मुश्किल नहीं होगी आपको। सही। तो तीसरा आपको स्किल मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग से आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें है। सबसे पहले तो आप कुछ टूल्स हैं वीडियो एडिटिंग के, कुछ तो काफ़ी हैवी टूल्स हैं, जैसे कि एडोबे प्रीमियर है। तो वो ख़ैर आप उसका लाइसेंस भी परचेज़ कर सकते हैं,
क्रैक भी मिल जाते हैं, मगर क्रैक में भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं। और कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे फिल्मोरा वगैरह के, वंडर शेयर वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती हैं, ट्रायल में भी मिल जाती है, जिनको आप लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब वीडियो एडिटिंग में जब आप इसको सीखते हैं तो आप पहले आपको ये बताना चाहिए कि आप इसको यूज़ कहाँ करेंगे। आप यूट्यूब के ऊपर या बहुत सी जगहों पे वीडियोस देखते हैं कि जिसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, कटिंग हुई होती है, मिक्सिंग हुई होती है। इवन कि आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि शादी ब्याह की जो मूवीज़ होती हैं, अब वो वीडियो मेकर आता है, वो वीडियो बनाकर चला जाता है, मगर उसके बाद वो क्या करता है, उसकी एडिटिंग करता है। एडिटिंग में क्या होता है, वो कुछ पीसेस कट करता है, कुछ उसमें ग्राफिक्स ऐड करता है, कुछ चीज़ उसमें सॉन्ग्स ऐड करता है। ये सारे वो एडिटिंग में आ जाते हैं। उसमें आपने देखा होगा स्पेशल इफेक्ट्स आते हैं, कभी स्टार्स आ रहे होते हैं, कभी कोई चीज़ें, ये सारी वीडियो एडिटिंग में आ जाती है चीज़ें। और इसी तरह से जब आप यूट्यूब के ऊपर अगर आप कोई वीडियोस देखते हैं तो उसमें भी आप लोग देखते हैं कि वीडियो कंटिन्यूसली नहीं बनती, उसमें कटिंग होती है, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स आते हैं। इसी तरह टीवी ड्रामाज हैं, टीवी ड्रामाज के अंदर भी जब आप वो शूट होते हैं, शूट होने के बाद उनको एडिट किया जाता है। खैर टीवी ड्रामा हुआ या मूवीज़ होगी तो खैर वो बहुत बड़ी फील्ड्स हो जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर और बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो हम नॉर्मल लेवल पे रहते हुए बात करते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियोज़ होगी, तो आप वीडियो एडिटिंग का काम भी सीख सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए जो अपनी वीडियोस बनाते हैं और उनको उसको कटिंग करना, उसमें मिक्सिंग करना या नई चीज़ें ऐड करना वो नहीं आता, तो आप उनके लिए ये काम कर सकते हैं। वो डेली बेसिस पे जॉब्स देते हैं ऑनलाइन, आप उन जॉब्स के साथ या किसी जगह पे जाके जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आप ये काम उनको करके दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एडिशनली एक चीज़ बताता चलूँ, वीडियो एडिटिंग इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, आपको फ़ाइल क्लोज़ करना, फ़ाइल को क्रिएट करना, सेव करना, और आपको पता है कि इसको मैंने फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है, प्लस आपने वहाँ से जाके इसको ओपन करना है, बेसिक कमांड्स जो इसकी होती हैं, कॉपी की, कट की, पेस्ट की, आपको अगर ये तमाम चीज़ें आती हैं तो फिर आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ-साथ वीडियो एडिटिंग के साथ-साथ ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग के भी टूल्स लर्न करते हैं, तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि आपने एक डिज़ाइन खुद बनाया, आपने उसकी स्क्रीन्स खुद बनाई और फिर आपने उन स्क्रीन्स को आपने वीडियोज़ में कन्वर्ट करके उसकी एडिटिंग कर दी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आप प्रोपेंटिक यानी कि सीख भी सकते हैं, उन पे काम भी कर सकते हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स भी हैं। फाइवर भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों के साथ कि वो वीडियो एडिटर्स उनको चाहिए, डिज़ाइनर भी चाहिए, और उनको ऐसे लोग भी चाहिए कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स और वीडियो एडिटर्स दोनों हों। तो मैं एक स्किल ये भी रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें वीडियो एडिटिंग में भी काम करें। जी सर, बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा सा नाजरीन के लिए और आसान कर दूं। हम प्राइमरीली आज जिस दुनिया में ज़िंदा हैं, इसमें ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह और वेब डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक, और वीडियो एडिटिंग भी, ये जिस कंपनी जो इन चीज़ों पे टूल्स के हवाले से छाई हुई है वो एडोबे है। तो अभी भी सर ने जिस टूल का जिक्र किया वो है एडोबे प्रीमियर। अगर ये स्किल आप लर्न कर लेते हैं तो ये आपको बहुत सी जगहों पे काम आएगी। इससे वीडियो एडिटिंग आप यूट्यूब की भी कर सकते हैं, आप कोई भी वीडियो इंपोर्ट करके उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रीमियर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे सर ने भी कहा कि क्रैक इसका जो मिलता है, जो टोरेंटिंग वगैरह, वैसे तो ये इलीगल है और नहीं करनी चाहिए, लेकिन होती है, आम तौर पे होती है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन उससे भी ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर चलता नहीं है, इसके अंदर मसले मसाइल रह जाते हैं। तो सर ने जैसे इशारा किया फिल्मोरा वगैरह की तरफ से, आप कोई आसान सा सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हैं। और इस्पेशली जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करें। मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉयड मोबाइल हो चाहे iOS मोबाइल हो, दोनों पर बेशुमार फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो वीडियो एडिटिंग की कैपेबिलिटीज़ देते हैं। तो घर में ही कुछ वीडियोस बना के वहीं पे आप अपने सेल फ़ोन के ऊपर वीडियो एडिटिंग से उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उससे लर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ सर मैं ये भी कहता चलूँ कि पहली जो स्किल सर ने बताई वो 1.5 से 2 माह में आ सकती है, कंटेंट राइटिंग की। जो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वाली स्किल बताई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, उसमें आप 3 से 6 माह ले लें। तो ये जो वीडियो एडिटिंग वाली स्किल है, इसको सीखते सीखते तकरीबन 8 से 10 माह लग जाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी स्किल है अगर आप स्पेशली यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं। राइट सर। तो सर फोर्थ स्किल
फोर्थ स्किल तो बेसिकली ये डायरेक्ट स्किल तो नहीं मैं ऐसे कहूँगा। जी सर, हमारी डिस्कशन जो हो रही थी हमने उसमें भी यही बात की थी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव माइंड नहीं है, तो वो फिर फाइनली स्क्रिप्टिंग की तरफ आ सकता है, यानी वेब डेवलपमेंट वगैरह, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प वगैरह। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं जो भी डिस्कस करने जा रहा था वो अभी इन्हीं से रिलेटेड था, मगर चलो हम थोड़ा सा ना पहले उस साइड पे आ जाते हैं। नहीं नहीं सर, आप करें डिस्कस, बिल्कुल। ये तो हाँ, मतलब कोई खुदा न खास्ता हम जियो पे या द न्यूज़ पे तो नहीं बैठे हुए, हम तो आपस में गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स भी माशाल्लाह, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बड़े बेतकल्लुफ़ किस्म के सब्सक्राइबर्स हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं। आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं आप आराम से कीजिए सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे ये लोग हैं कंटेंट राइटर हो गए या ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, वीडियो एडिटिंग, तो अगर ये किसी तरह से भी इसमें नहीं कर पाते काम, वैसे मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी लोग ट्रेन किए हैं, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अगर थोड़ा सा भी टाइम लगा के और दिल लगा के काम करें तो ये इनमें से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर कोई इनकी प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं निकल पा रहा या कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ें उनको प्रॉब्लम कर रही हैं, तो फिर वो यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर भी आ सकती हैं। मगर ख़ैर, इसको यूट्यूब वीडियो को थोड़ा-सा आगे रख लेते हैं। मैं आ जाता हूँ थोड़ा-सा वेब डेवलपमेंट के ऊपर या वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर, ताकि वो जो स्किल वाला एक सेक्शन है ना, वो कंप्लीट हो जाए। तो अब जैसे कि अभी आपने क्रिएटिविटी की बात की, आपका क्वेश्चन कुछ ये था कि कुछ लोग क्रिएटिव नहीं होते। या अगर आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप क्या जी जी पूछना सर, चाह रहे मैं हैं। इस हवाले से कह रहा हूँ कि मैंने भी जब आपके साथ पढ़ाना शुरू किया, तो बल्कि मैं मज़ाक के तौर पे एक वाक़या भी अर्ज़ कर देता हूँ मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशली। वो इट वुड बी अ फ़न फैक्ट, एक मज़ेदार वाक़या होगा शायद। मेरे पास सर एक स्टूडेंट पढ़ती थी, तो फ़ोटोशॉप की क्लासेस थी, तो वो जब भी डिज़ाइनिंग करती थी फ़ोटोशॉप में, तो उनकी कलर स्कीम प्रॉपर नहीं होती थी। यानी वो जो कलर्स यूज़ करती थी वो ना तो आप, क्योंकि आपको पता ही है सर, आपने भी हमें बताया, वो कलर व्हील एक होता है, उसके ऊपर क्लैश कलर ट्रायड्स होते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, कलर स्कीम्स होती हैं डिफरेंट, के एस्थेटिक सेंस के मुताबिक कौन सा कलर किस कलर के साथ बेहतर तरीके से जेलअप होता है। तो वो सेंस उनके अंदर नहीं थी। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा बेटे मुझे ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह खातून हैं, लड़की हैं, तो लड़कियों की तो मैचिंग की स्किल तो बहुत अच्छी होती है। वो नेल पॉलिश उसी कलर की लगाती हैं जिस कलर की जूती पहनी है, उस कलर की लिपस्टिक, मैस्करे, फिर हेयर के अंदर शेड। तो ये क्या मसला है, आप जब डिज़ाइनिंग करती हैं तो इसके अंदर आपकी कलर की इतनी अच्छी से। तो बात सिर्फ अर्ज़ करने का मकसद ये है सर कि मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जिनके अंदर फितरतन क्रिएटिविटी होती है, फितरी तौर पे नेचुरली वो इंट्यूटिव होते हैं, या उनके अंदर क्रिएटिव स्किल्स होती हैं। और कुछ ऐसी भी एक्सेप्शंस हैं कि चाहे वो ख़वातीन ही क्यों ना हो, क्योंकि आम तौर पे ये समझा जाता है कि ख़वातीन के अंदर बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं क्रिएटिविटी की, और क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जिनके अंदर ये स्किल्स नहीं होती। तो उन लोगों के लिए फिर आपके ख़्याल से स्क्रिप्टिंग सीख लेना एक बेहतर सोल्यूशन होगा? स्क्रिप्टिंग सीख लेने का अच्छा सोल्यूशन है, मगर उसके लिए ना कंप्यूटर बैकग्राउंड मैं समझता हूँ कि होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आंसर करना चाहूँगा क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव पर्सन जी के सर। लिए। ये चीज़ तो मैंने भी देखा है कि बहुत से लोग के अंदर नेचुरली वो एक चीज़ बिल्ट इन होती है कि वो क्रिएटिव होती है, ठीक है। और जब वो टूल ओरिएंटेड हो जाते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं, तो फिर वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, एक अच्छा लेआउट, एक अच्छा लोगो, एक अच्छा कोई भी चीज़ एक अच्छी वो प्रेजेंट कर पाते हैं। अच्छा, नॉन क्रिएटिव के लिए मैं ये कहूँगा कि हम थोड़ा-सा उन पे टाइम लगाएँ और थोड़ा-सा वो खुद विलिंग हो। तो हम लोग उनको अच्छी मार्केट को एक अच्छा रिसोर्स दे सकते हैं। अगर वो नॉन क्रिएटिव भी है तो वो मार्केट के लिए वो क्रिएटिव हो सकता है। मगर उसके लिए कि एफ़र्ट दोनों तरफ से होगी। एक तो जो उसको टीच कर रहा है वो, प्लस वो खुद भी इस चीज़ के लिए विलिंग हो कि मैंने मार्केट में जाना है और मैंने मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स देना है। हाँ, अगर वो इसमें पहले से विलिंग नहीं है तो वो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, मगर अगर कोई विलिंग है तो उसको पॉलिश किया जा सकता है और उसको एक अच्छा रिसोर्स हम मार्केट को बनाकर दे सकते हैं। तो हाँ, इन केस
कि अगर वो किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है मगर वो फिर भी वो ऑनलाइन वर्किंग करना चाह रहा है या आईटी में आना चाह रहा है, तो फिर उसके पास एक फील्ड आ जाती है वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो मगर ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसमें अगर आपने, जैसे मैंने फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर की बात की है, तो ये आप 2 महीने में सीख सकते हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करता हूँ ना वेब टेक्नोलॉजीज़ की या डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ की, तो इनका जो लर्निंग पीरियड है ना, वो इससे 2 टाइम या 3 टाइम ज़्यादा है। मसलन अगर आपने 2 महीने में डिज़ाइनिंग 2 टूल सीखे ना, तो आपको यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी सीखने के लिए 4 से 6 महीने चाहिए। अगर आप ये समझते नहीं मैं 2 दिन में ये सीख लूँगा या 4 दिन में सीख लूँगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाते। अब तो ख़ैर बहुत ज़्यादा चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जो है कंट्रोल होती गई हैं, नहीं तो आज से कुछ अर्सा पहले जो एक एचटीएमएल की वेबसाइट को मल्टीपल ब्राउज़र्स पे चलाना ही बड़ा मुश्किल होता था। तो उसके लिए मैं, अगर तो थोड़ा कोई पर्सन विलिंग है, प्लस वो टाइम निकाल सकता है और एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकता है, वो ज़रूर करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं कर सकता, मगर उसके लिए थोड़ा-सा उसको लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, कुछ डेटाबेसेस को पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करना पड़ेंगे। फिर वो ये है कि उसमें वो आगे अपने आप को लेके जा सकता है। हाँ, और अगर जिसका आईटी बैकग्राउंड है, जिसने बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, बीसीएस, एमएसआईटी, बीएसआईटी वगैरह, उनके लिए तो ज़ाहिर बात है वो ऑलरेडी इस फील्ड के ही हैं। उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं, वो तो कभी भी यानी कि किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं। मगर हमारा क्योंकि जो टॉपिक है वो नॉन आईटी बैकग्राउंड्स के लिए है, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग होगा। बिल्कुल सही है सर। बाकी आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि सबसे पहले जो स्किल हमने डिस्कस की वो थी कंटेंट राइटिंग की। आप समझें कि 2 से 3 माह में आप हन कर सकते हैं स्किल को। फिर उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 3 से 4 माह में आप लर्न कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग की, उसमें आप समझें कि 6 से 8 माह आपको लगेंगे तकरीबन, एवरेज फॉर एन एवरेज पर्सन, कि आप इस फील्ड के अंदर आपकी नो हाउ इस काबिल हो जाए कि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और फिर एंड पे ये स्क्रिप्टिंग वाली फ़ील्ड है। और सर आपकी बात आगे बढ़ाते हुए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, बहुत से लोग ये समझते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं बच्चे, कि बस ये वर्डप्रेस है ना जी, वर्डप्रेस के ऊपर हम सारा कुछ कर लेंगे। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं आते ना, अगर आपको ये नहीं पता कि ये जेक्वेरी चला रहा है बैकएंड पे, यहाँ पे पाइथन की स्क्रिप्टिंग हुई है या जावा है, या कौन सा इंजेक्शन जो है वो इस HTML5 के अंदर कहाँ पे इंजेक्ट किया गया है CSS के थ्रू, तो आप कभी भी एडवांस लेवल पे जाके अच्छे तरीके से उस वेबसाइट को नहीं बना सकेंगे। तो इवन जो वर्डप्रेस है उसको भी समझने के लिए अगर आप प्रॉपर काम करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड चाहिए वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो सर ये तो 4 स्किल्स हो गई हमारी के, और इसमें टाइम अगर आप देखें, टाइम फ्रेम तो साल से 1.5 साल लग जाता है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखते हुए। तो सर ये तो जी सर आप कुछ कह रहे थे सर? मतलब ऐसा ही है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कितना टाइम लगता है। बिल्कुल सही है सर। तो ये तो हो गई हमारी स्किल्स, और ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो सर कर रहे हैं आज। मैं एक दफ़ा इसको रीइटरेट करना चाहूँगा इस बात को, कि ये आप यकीन करें, आपको बहुत ऐसी बातें, अहम बातें बता रहे हैं सर, कि जो आपको शायद और कोई नहीं बताएगा इस तरीके से। मैंने कम अज़ कम नेट पे अभी तक नहीं देखा कि किसी ने इस तरीके से तफसील से ये बातें बताई हों। आपको एक स्किल्स सीखनी पड़ेगी अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, और इन स्किल्स में से आप कोई भी स्किल चूज़ कर सकते हैं जिस तरफ आपका तभी रुझान है, जिस तरफ आपका एप्टीट्यूड है, और फिर उस स्किल को हन करें, उस स्किल को देखें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट राइटिंग की स्किल है, वो फाइवर वगैरह के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है ये हर जगह काम आती है, स्पेशली NFTs वगैरह में। वीडियो एडिटिंग की जो है ये यूट्यूब के लिए स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद है। और फिर जो स्क्रिप्टिंग है ये वेब डेवलपमेंट के लिए। तो हर स्किल के अंदर अपने अपने थोड़े से नीश हैं, अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, स्पेसिफ़िक अपने अपने टूल्स हैं उसके, जिनको आपको सीखना चाहिए जिस तरफ भी आप इंटरेस्टेड हैं। तो सर अब इस मौजू पे आ जाते हैं कि किस तरफ इंटरेस्टेड होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें कि ऑनलाइन लर्निंग, और जैसे आपने भी कहा, आपने भी ये रियलाइज़ किया कि नॉन IT प्रोफेशनल, तो उसके लिए
अगर हम ऑनलाइन देखें चीज़ें तो उसके अंदर एक तो सर हमारे वो प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये हैं फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म्स, जैसे फाइवर हो गया, गुरु हो गया, वगैरह वगैरह। एक तो सर ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद सर क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि जुनून है, और एनएफटीज़ का एक ये साइड आ गई। एक सर फिर यूट्यूब है। 90% ऑफ द टाइम मुझसे जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जी यूट्यूब के ऊपर पैसा कमाना तो बड़ा आसान है सर, हमें गाइड कर दें बस कि कैसे कमाएं। और लास्ट में सर वेबसाइट, ये एडसेंस वगैरह, गूगल एडसेंस वगैरह, ये चीज़ें आ गई। तो सर इन पे थोड़ी थोड़ी बातचीत हो जाए, थोड़ा सा आप गाइड कर दें। सबसे पहले सर ये जो फ्रीलांस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर वगैरह हो गया, कि ये क्या होते हैं, इस पे प्रोफाइल बनाना कैसे है, कैसे बनाई जाती है, और क्या आसानी से काम मिल जाता है या नहीं मिलता, और स्पेशली सर घरेलू ख़वातीन के लिए कि मतलब ये वाला फील्ड जो है ये कैसा है। फाइवर और दूसरी जो ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें मोस्ट पॉपुलर एक सर्विस है अपवर्क की। तो ये दो सर्विसेज है जहाँ पे ना ऑनलाइन फ्रीलांस काम बहुत ज़्यादा आता है। और घरेलू वाइफ के लिए, हाउस वाइफ के लिए भी प्लेटफॉर्म ये बहुत अच्छे हैं। मगर यही बात पहले जो मैं कर चुका हूँ कि पहले वो अपनी स्किल्स पॉलिश करें। देखिए, ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, वो आपसे एक टाइम डिसाइड करते हैं, उस टाइम के अंदर आपने अपना जो टास्क है वो उसको कंप्लीट करके देना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ या मैं अपवर पे काम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे एक टास्क मुझे मिला या मैंने टास्क लिया। अभी दो चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊँगा कि टास्क लेना और टास्क मिलना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक टास्क मेरे पास आ गया है। मुझे उस पर्सन ने कहा जी लोगो डिज़ाइन कर दो, मुझे उस पर्सन ने कहा जी वर्डप्रेस की ये साइट बना दो, मुझे उस पर्सन ने कहा जी मोबाइल की ऐप बना दो। मेरे साथ उसका एग्रीमेंट हुआ कि जी मैं ये डिज़ाइन या ये वेबसाइट या मैं ऐप 3 दिन के अंदर बना के दूँगा। तो मुझे 3 दिन के अंदर हर सूरत में वो वेबसाइट बना के देनी है, वो डिज़ाइन बना के देना है, वो ऐप बनाकर देनी है। अगर मैं वो नहीं करता तो आप ये समझ लें कि मेरी जो रेटिंग है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और मुझे वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाएगा। जैसे लोगों की रेटिंग डाउन होती है ना, लोगों को काम मिलना बंद हो जाता है। अपनी रेटिंग को बेस्ट रखने के लिए इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आपको सबसे पहले अपनी जो प्रोफ़ाइल होती है, उसकी जो रेटिंग होती है, रेटिंग मसलन आपके जो रिव्यूज़ होते हैं वो गुड रिव्यूज़ होने चाहिए, बैड रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए। लोग आपको स्टार्स दे के जाएँ, 5 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार दे के जाएँ, तब आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो ऊपर रहती है। अदरवाइज़ आपकी प्रोफ़ाइल जब नीचे हो जाती है तो आपको काम मिलना बंद हो जाता है। अच्छा, ये एक लेंथी टॉपिक है, इसको फिर हम कभी डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रोफ़ाइल रेटिंग वगैरह क्या होती है। मेबी अभी आपको मेरी बात समझ में आई हो, मगर ये है कि आप इस चीज़ को खुद भी थोड़ा-सा सर्च कर सकते हैं। तो प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा था, तो प्लेटफ़ॉर्म में आपको फाइवर भी मिल जाता है, प्लेटफ़ॉर्म में आपको अपवर्क भी मिल जाता है। मगर अब यहाँ पे थोड़ा-सा ना एल्गोरिदम्स भी कुछ चेंज है, प्लस मार्केट में ना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जब कोई पर्सन एम्प्लॉयर आता है या कोई पब्लिशर आता है या कोई जिसने काम असाइन करना पर्सन आता है वहाँ पे, वो आके जब काम देने लगता है ना, तो वो ये देखता है मैं किसको काम दे रहा हूँ, क्या वो बंदा इस कैपेबल है कि जिसे मैं काम दे रहा हूँ। वो उसे पता कैसे चलता है, उसे पता चलता है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री से। अब फाइवर के ऊपर कोई पर्सन मुझे आके काम देगा ना, तो वो देखेगा कि इस पर्सन ने पहले क्या-क्या काम किया हुआ है, इसको लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं, इसको 5 स्टार मिला है, 4 स्टार मिला हुआ है। फिर वो देखेगा इसने कॉस्ट क्या रखी हुई है, ठीक है? वो प्रोफ़ाइल रेटिंग के साथ-साथ उस काम की कॉस्ट देखेगा। वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करेगा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा ये मैंने काम किसको देना है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा काम मुश्किल भी है, काम जो स्टार्ट करना वो थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैंने अभी बात की, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले, जब आप नए-नए प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे तो आपकी प्रोफ़ाइल रेटिंग ज़ीरो होगी, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपका कोई वर्क आउट लॉक नहीं होंगे, ठीक है? आपके कोई प्रीवियस कुछ भी आपकी हिस्ट्री में नहीं आ रहा होगा, नील होगी। ऐसे केस में जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जिससे लोग अपनी प्रोफ़ाइल्स को, नए लोग आके अपनी प्रोफ़ाइल्स को एक्टिव करते हैं या ऊपर लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मैं हूँ, मैंने नई-नई प्रोफ़ाइल अपनी क्रिएट की। मैं यही हिसाब से कहूँगा कि या आप ना मुझे ना ऑर्डर दें।
वो क्या करेंगे, मुझे आके ऑर्डर देंगे, मैं चाहे काम करूँ ना करूँ, मैं उनको वो ऑर्डर डिलीवर करूँगा। ये सारा काम सिर्फ़ वो हो रहा होता है ईमेल्स के साथ या कुछ चीज़ों के साथ। वो क्या होगा, ये इसको कहते हैं फेक ऑर्डर। होता ये है कि अब उसमें सिर्फ़ मैं अपने दोस्तों को ना डिफरेंट कंट्रीज़ के में या डिफरेंट सिटीज़ में उनसे मैं कहूँगा कि यार आप मुझे यहाँ पे आके काम दो। जब वो मुझे काम देंगे, मैं डिलीवर करूँगा, थोड़ी-सी ट्रांज़ैक्शन होती है जिसमें हमें कुछ लॉस लॉस होता है, लाज़िमन होता है। मसलन ये आप समझ लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप ये करते हैं कि इस तरह से कुछ फ़ेक ऑर्डर्स करते हैं, वो फ़ेक ऑर्डर्स आपके जो दोस्त हैं वो करते हैं, फिर वो आपकी रेटिंग 5 स्टार करते हैं, खुद करते हैं और फिर उसमें आपको गुड रिव्यूज़ दिए जाते हैं, गुड कमेंट्स दिए जाते हैं। कोई बैड कमेंट नहीं होता, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं होता। ऐसे क्या होता है कि जो आपकी प्रोफ़ाइल है वो थोड़ा-सा ऊपर आ जाती है। उस केस में आपको काम लेना आसान हो जाता है। ये करना ज़रूरी हो चुका होगा। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं आप फाइवर पे जाएँ, अकाउंट बनाएँ, तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ आप ज़हन से निकाल दें, वो सिर्फ़ आपके साथ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और अगर आपने उसको ज़रा पैसे पे किए तो सिर्फ़ आपसे पैसे पूरे कर रहा है। अदरवाइज़ आपको प्रोफ़ाइल बनानी पड़ती है, फिर आपको उसके ऊपर फ़ेक ऑर्डर्स लगवाने पड़ते हैं, फ़ेक ऑर्डर्स लगवा के उसके ऊपर आपको कमेंट्स, रिव्यूज़ देने पड़ते हैं। देन आप फिर ये होता है कि जब कोई नया पर्सन आता है उसको पता होता है कि इसकी प्रोफ़ाइल रेटिंग अच्छी है, तो फिर आपको काम मिलने का चांस होता है। अच्छा, इसी तरह से एक और प्लेटफ़ॉर्म है अपवर्क, तो सेम सिनेरियो वहाँ पे भी है। आपको पहले वहाँ पे फ़ेक आपको ऑर्डर्स करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, अपनी प्रोफ़ाइल को थोड़ा-सा अच्छा करना पड़ता है, उसकी रेटिंग थोड़ी-सी शो करवानी पड़ती है। तो इसी तरह से और भी काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं मगर इस वक़्त सर आप जब इस मौजू पे बात कर रहे हैं और बड़ी ज़रूरी आपने बातें बताई हैं व्यूअर्स को, काइंडली सर ज़रा अमेज़ॉन को भी डिस्कस कर दें इसी बात में, ताकि उस बारे में भी लोगों को पता चल जाए। आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ये सेमिनार्स कर रहे हैं लोग, जी $50 दें हमें, 5,000 रुपया दें, हम आपको अमेज़ॉन पे काम करना सिखाएंगे। वो पता नहीं सर क्या उसको कहते हैं, मुझे तो वो टर्म भी नहीं आती, प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट कुछ इस तरह करके। तो उस बारे में भी सर कुछ फरमाइएगा। अच्छा, अमेज़न पे काम करना, सबसे पहली बात तो ये कि आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब मैं आपको छोटी-सी बात बताता हूँ कि मुझे पिछले दिनों एक दोस्त ने वीडियो सेंड की कि जी 10 लाख रुपए लगाकर अमेज़न से महाना 18 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, एक नई चीज़ और इतनी कम अमाउंट आप लगा के आप उससे ज़्यादा महाना आमदन उससे ले रहे हैं। ख़ैर मैंने वो वीडियो ना सुननी शुरू की, वो इंटरव्यू था एक पर्सन का। अच्छा, उस पर्सन में एक कैपेबिलिटी थी कि वो उसको मार्केट का पता था, उसको होलसेल मार्केट का पता था, ठीक है? अब ये होलसेल मार्केट, ये इसको मैं बाद में ब्रीफली बताऊँगा कि ये मैंने आप बात क्यों की। उसको ना होलसेल मार्केट का पता था। ख़ैर मैंने वीडियो उसकी देखनी शुरू की, तो उसने आखिरी जो 5 से 7 मिनट थे, उसके अंदर उसने ये ब्रीफ़ किया, डिटेल से बताया कि मैं मार्केट को बड़ा अच्छी तरह जानता था। मुझे कुछ लोगों ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की मेरे साथ, ठीक है? और 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर हमने अमेज़न पे स्टोर ओपन किया और अमेज़न पे स्टोर ओपन करके फिर हमने उसके ऊपर अर्निंग करना शुरू की और वाक़ई उसने की इतनी अर्निंग, मगर वो 10 लाख की जो बात थी ना, वो 10 लाख उसने अपनी जेब से डाला था और 1 करोड़ उसको इन्वेस्टमेंट हुई। तो ऐसे आपको ना बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं ना, तो आप उसकी डेप्थ में जाएँ कि यार वाक़ई ये ऐसा है, क्या ये सेंस है? तो बिल्कुल आप ज़ाहिर है सर, डबल डबल शाह वाले तो फ्रॉड बेशुमार है ना। होता ही है। तो असल में ना ये यूट्यूब पे ना वीडियोज़ को ना वायरल करवाने के लिए भी ना इस तरह के काम करते हैं। दुरुस्त तो बात है सर। तो हम लोगों को खैर वीडियो वायरल थोड़ी करवानी है, हमें तो लोगों को नॉलेज देना है कि यार एक्चुअल चीज़ है क्या? जी, जी सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात। अच्छा, अमेज़न पे आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, बड़ी दुनिया कर रही है, मगर इस वक़्त पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले अमेज़न ने अलाउ किया था। अब ये भी एक गेम चल रही है पाकिस्तान के साथ, समझ से बाहर है। पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ रहा, अच्छी-अच्छी सर्विसेज़ पाकिस्तान में नहीं आ रही। अगर अमेज़न ने हिम्मत की है पाकिस्तान में आने की, तो उसको पाकिस्तान को फ्रॉड केस लिस्ट के अंदर डाल के, तो जितने भी पाकिस्तान से स्टोर बने थे, वो सारे के सारे उन्होंने बैन कर दिए। तो ओहो! अच्छा। हाँ, ये पिछले दिनों लिंक्डइन के ऊपर भी बड़ी न्यूज़ चल रही थी, मैंने भी इसको जाके देखा, तो ये सब कुछ ना उन्होंने बंद कर दिया। खैर ओहो! अमेज़न पे स्टोर बनाने के लिए आप अच्छा सर, अगर स्टोर ओपन ना भी करना हो तो और भी लोग होते हैं ना वो जो अपनी सर्विसेज देते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो हम सेल करेंगे या पता नहीं हम कैसे उसको मार्केट करेंगे कुछ करके। मैं 3
सिनेरियो बताने जा रहा हूँ मैं। जी सर, जी सर। अच्छा, अमेज़न पे ना काम, ख़ैर ये तो और ज़्यादा इसके अलावा भी बड़ी चीज़ें दे रहे हैं, मगर हम ना सेल परचेज़ के ऊपर बात करेंगे, जो अमेज़न पे सेल परचेज़ होती है। उसमें था कि आप अपना स्टोर ओपन करते हैं, स्टोर अब आप यूके या यूएसए बेस्ड ओपन कर सकते हैं, वही बेस्ट होता है। वो आपको मार्केट भी ज़रा वास्ट दे देता है। जो लोग पाकिस्तान से जिन लोगों ने स्टोर ओपन किए थे, उनके पास 1 या 2 मार्केट्स थी, बस 1 या 2 कंट्रीज़ थी, वो उससे बाहर अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते थे। मगर जो लोग यूएसए या यूके से स्टोर चला रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। जब उनके पास मार्केट ज़्यादा होगी, वो चीज़ उनकी ज़्यादा सेल होगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप लाखों की इन्वेस्टमेंट तो ख़त्म होगी, करोड़ों की बात आती है कि आप एक हैवी इन्वेस्टमेंट करें, आप अपना स्टोर खोलें, स्टोर के ऊपर आप, हाँ, होलसेल मार्केट जो मैंने पहले एक ज़िक्र किया था उस वक़्त, आपको ना होलसेल मार्केट्स का पता होना चाहिए। होलसेल मार्केट्स वो जो अमेज़न के स्टोर्स के करीब हो। आप जितना दूर से चीज़ मँगवाएँगे, उतनी शिपिंग चार्जेज़ आपके ज़्यादा होते हैं। तो वो जो पर्सन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी मैंने वीडियो देखी थी, उसको बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग यही होती है कि एक तो आपने वो प्रोडक्ट देखनी है कि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा अमेज़न के ऊपर सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने ये हंट करना है कि वो मुझे नियर अबाउट कम से कम चार्जेज़ में, कम से कम शिपिंग चार्जेज़ में कहाँ से मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक माउस सेल करना है, ठीक है? आप $10 का लगा के बैठे हुए हैं, सेम माउस है, वो कोई $6 का लगा के बैठा हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? उसको शिपिंग कॉस्ट कम पड़ी है, उसको होलसेल मार्केट का पता था, उसने होलसेल मार्केट से वहाँ से जाके वो चीज़ उठाई कि जहाँ से उसको कम से कम रेट में वो मिल गई। और आपको होलसेल मार्केट का नहीं पता था, आपने शिपिंग चार्जेज़ भी ज़्यादा दे दिए, आपने माउस भी महँगा खरीद दिया, तो आपने $10 में तो बेचना ही बेचना है, आपने अपनी भी कॉस्ट निकालनी है, मगर वो $6 में बेच रहे हैं। अब जो $6 में बेच रहा है और एक $10 में बेच रहा है, तो आप खुद ही सोचें कि किसकी चीज़ ज़्यादा सेल होगी या किसकी चीज़ पहले सेल होगी। तो ऑब्वियसली $6 वाला मार्केट पहले कैप्चर कर लेगा, ज़्यादा वो कैप्चर करेगा। $10 वाला आपके पास तब आएगा जिसको $6 वाले का पता नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने अपना स्टोर खोल लिया। मगर ज़ाहिर बात है, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए आपको स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए। इसके लिए आपको टीम बहुत बड़ी चाहिए, आपको डिज़ाइनर भी साथ में चाहिए, आपको कंटेंट राइटर भी चाहिए, आपको एसईओ के पर्सन भी चाहिए। ये एक मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिंगल पर्सन या 2 पर्सन की गेम नहीं। घरेलू ख़वातीन के बस की या स्टूडेंट्स के बस की तो ये बात नहीं है। ये टीम वर्क है। टीम वर्क और हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो हम उसको मैंने जितना आपको ब्रीफली डिस्कस आपके साथ कर दिया ना, अगर आप इसी को 2-3 दफ़ा सुन लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद एक जो दूसरी चीज़ है जो आप अमेज़न के थ्रू कर सकते हैं, वो होता है वर्चुअल असिस्टेंट, इसे कहते हैं वीए। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? अब जैसे कि मैंने अपना स्टोर खोल लिया है, ठीक है? मगर मुझे उन चीज़ों को हैंडलिंग करने में या क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करने में या बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो मैं ना स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वीए हायर करूँगा, वर्चुअल असिस्टेंट हायर करूँगा, जो वो इन तमाम एक्टिविटीज़ को हैंडल करेगा, वो मार्केटिंग को हैंडल करेगा, वो उन तमाम जो भी सेलिंग या बाइंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो उनको देखेगा। ठीक है? मैंने सिर्फ क्या किया, अपना स्टोर ओपन किया और स्टोर ओपन करके उसको हवाले कर दिया कि भई अब तुम इसको चलाओ। सेकंड चीज़ ये है कि हम वर्चुअल असिस्टेंट बन के अमेज़न से अर्निंग कर सकते हैं। मगर इसके लिए फिर आपको जो आपकी इंग्लिश स्किल है ना, कम्युनिकेशन स्किल, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? उसमें आपको लाइव कॉल्स पे भी जाना पड़ सकता है, उसमें आपको ईमेल्स पे भी आपसे डिस्कशन हो सकती है, लाइव चैट पे भी डिस्कशन हो सकती है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, ठीक है? और ये होगी सेकंड। फर्स्ट आपको मैंने बता दिया कि आप स्टोर ओपन कर सकते हैं। सेकंड आपको मैंने बता दिया कि आप किसी भी स्टोर को आगे रन कर सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं कि जी मैं आपका स्टोर चला रहा हूँ, आप मुझे मंथली सैलरी दो और आप उसको प्रॉफिट, हाँ, ये है कि अगर आपने उसको 2-3 महीने में रिज़ल्ट ना दिया, तो ऑब्वियसली वो आपको किक आउट करेगा और कोई तीसरा पर्सन देखेगा कि जो उसका स्टोर रन करे। तो इसलिए आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको एसईओ का पता हो, आपको मार्केटिंग का पता हो, आपको पता हो कि जी अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स हैं या अमेज़न के कीवर्ड्स वगैरह, तमाम चीज़ें जो है ना, वो आपको ब्रीफली पता होनी चाहिए। तो एक और जो इसके अंदर हम अमेज़न से अर्निंग कर सकते हैं, वो तरीका है एफ़िलिएट मार्केटिंग का। वो एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है कि ऑलरेडी एक चीज़
बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग हम तो नहीं दे रही, अमेज़न का अपना फीचर है, वो खुद ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि जैसे मैंने बात की माउस की, या कोई मोबाइल है या कोई चीज़ है वो सेल हो रही है वहाँ पे, तो आप क्या करते हैं कि आप उनके साथ एफ़िलिएशन करते हैं अमेज़न वालों के साथ। आपकी अमेज़न के साथ एफ़िलिएशन हो गई, अब आपने सिर्फ़ ये करना है कि ना तो आपने वहाँ पे कोई माउस रखना है, ना आपने मोबाइल रखना है, ना कोई आपने सोफ़ा रखना है, ना कोई एलसीडी स्क्रीन रखनी है, कुछ भी नहीं रखना। ऑलरेडी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। आपने क्या करना है कि यदि एक प्रोडक्ट है, ये मैं सेल करूँ, ठीक है? वो आपने सेल कर दी। मगर प्रोडक्ट तो आपने सेल कर दी, आप उसके ऊपर यूज़र भी ले आए, आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि उन्होंने ना इसकी एक परसेंटेज फ़ाइनल करके रखी होगी कि अगर कोई पर्सन एफ़िलिएट हमारे साथ कनेक्ट होगा, उसको हमने इस चीज़ के सेल होने पे इतने परसेंट पैसे देने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल $10 का माउस सेल किया, $10 पे वो आप कहते हैं कि हम आपको 10% देंगे, ठीक है? आपकी अच्छा, इसमें ये होता है कि जब एक चीज़ सेल होती है ना, तो अब $10 में से अमेज़न को भी पैसे जाते हैं, ठीक है? तो $10 में से जो अमेज़न की फ़ीस जो चार्जेज़ है वो माइनस होते हैं, उसके बाद जो 10% होगा ना, उसमें से जो जो स सॉरी 10% कहता हूँ, तो अमेज़न की फ़ीस जाने के बाद जो उसको कॉस्ट पड़ेगी ना, उसमें से 10% आपको वो पे करेंगे। इसी तरह से ना हर प्रोडक्ट की उन्होंने परसेंटेज रखी होती है। इवन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जब सेल होती है ना, तो वो आपको 50% देते हैं। सही सर, ये फॉर तकरीबन एग्ज़ाम्पल वही वाली बात हो गई जैसे आम तौर पे हमारे गली मोहल्लों में ये जो किस्तों वाले दुकानें होती हैं, काफ़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, इन्होंने आगे लोग रखे होते हैं परसेंटेजेस पे कि भई आप जितने रिकवरी करवा सकेंगे, जितनी आइटम्स की जितने आइटम्स आप सेल करेंगे और उसकी ज़िम्मेदारी रिकवरी की भी आपकी है, उसमें से हम परसेंटेज तो आपको देंगे। नहीं, रिकवरी अलग चीज़ है। नहीं नहीं, ये मैं मसला क्या मिसाल है के ना, तौर पे बहुत अर्ज़ कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो तो एक अलग चीज़ है। मतलब यह बात यही है कि आप ये अगर इस्त्री सेल करेंगे, अगर ये 30,000 की है तो 2,000 3,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। ये फ्रिज अगर लाख की है तो 10,000 12,000 रुपये आपको मिल जाएंगे वगैरह। अब यहाँ हमारे लोग इधर ऐसे बहुत से लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, मगर उनको इस चीज़ का टर्म का आइडिया नहीं है। लोगों को मैंने खुद देखा है, वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ शॉप्स के ना, ये जैसे वेंडर्स नहीं होते, उनसे जाके डील कराते हैं कि यार मैं आपकी चीज़ सेल करूँगा, आप मार्केट में होलसेल में आप दे रहे हो, अगर 100 की दे रहे हो ना, तो 100 की मुझे दो, ठीक है? इतने परसेंट मैं आपको ऊपर बेनिफिट दे दूँगा। अब वो भी एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है, उसमें तो उनका अपना ₹1 भी नहीं लग रहा, ठीक है? यहाँ पे भी यही है, एफ़िलिएट मार्केटिंग है कि हम गए अमेज़न के ऊपर गए, अमेज़न से हमने एफ़िलिएशन की, हमने वहाँ से कोई एक टीवी देखा, कोई चीज़ देखी, अच्छा हम इसको सेल करेंगे, वो चीज़ हमने सेल की, वो सेल हो गई, हमारा वहाँ पे क्योंकि अकाउंट था, हम उनसे एफ़िलिएट हो चुके हुए हैं, उन्हें पता है कि ये इस पर्सन ने ये हमारी चीज़ सेल की है। वो क्या करेंगे कि उस चीज़ के सेल होने पे जो उन्होंने कमीशन फाइनल की होगी, वो हमारे अकाउंट में ऐड कर देंगे। और फाइनली एट द एंड जब हमारा एक उनकी लिमिट होती है कि आप $100 पे मंगवा लें, जैसे आपकी लिमिट जो होती है $100 पहुँचती है, $500 या $1000 पहुँचती है, वो आपने लिमिट सेट की होती है। जो लिमिट आपने सेट की होती है, उसके बाद वो आपको चेक आपके पास पाकिस्तान में आ जाता है। आप उस चेक को अपने बैंक में जाके करें, वो आपको, हाँ, ये है कि थोड़ा-सा जो टाइम है ना इसमें विथड्रॉल का, अ, चेक का, वो थोड़ा-सा लेंथी होता है क्योंकि इन्होंने कन्फर्मेशन करनी होती है अमेज़न से कि जी वाक़ई चेक आपने भेजा है। तो कन्फर्मेशन में थोड़ा-सा टाइम लगता है, जैसे कन्फर्मेशन होती है, आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो बिल्कुल जाता है। सही है। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं सर आपकी इजाज़त से कि हो सकता है कि कुछ जो लोग हैं वो जब ये बात सुन रहे हो तो उन्हें ये बड़ा आसान लग रहा हो कि जी एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत ही आसान चीज़ है, क्योंकि मैंने सर इसके इश्तिहार भी बेशुमार देखे आजकल। लोग कहते हैं कि जी 5,000 रुपये हमें दें, हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखा देंगे और आप उससे पैसे कमाएं। इसमें मसला जो सबसे बड़ा आता है, मैंने जहाँ तक देखा है, और स्पेशली घरेलू ख़वातीन को, वो ये कि इसके लिए आपको तगो-दौ बहुत करनी पड़ती है, भाग-दौड़ बहुत करनी पड़ती है। ज़ाहिर है पीआर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को रीच कर सकते हैं, कितने लोगों को ये आप बता सकते हैं कि ये चीज़ है, इसको आप ख़रीदें, और कितने लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर एक काफ़ी, आप समझ लें कि मेहनत जो है वो लगती है इस चीज़ के ऊपर। तो काम इतना आसान भी नहीं है कि कोई अगर ये समझे कि नहीं जी बस रातों रात जो है मैं 10 फ्रिजें सेल करके तो लखपति बन जाऊँगा। क्यों क्यों सर, ऐसे सही ही बात है। अमेज़न के इस काम में ना, देखो अगर अपना स्टोर भी खोलते हैं ना, तो उसके लिए भी ना, जैसे मैंने कहा, पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है। एफिलिएट में भी ऑलमोस्ट एक टीम की ज़रूरत पड़ती है
मगर क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अमेज़न से क्या-क्या काम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, कर जी, सकते बिल्कुल हैं। सही। एक स्टोर का वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, तीसरा एफ़िलिएट का है। नहीं सर, वैसे तो मतलब आपस की बात है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग वाली जो चीज़ है, ये वैसे घरेलू ख़वातीन के लिए स्पेशली बड़ी पुरकशिश है कि वो घर में बैठें, उन्हें उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, और ऑनलाइन अर्निंग का प्राइमरी मकसद यही है कि घर में जब भी उन्हें टाइम मिले वो लैपटॉप ओपन करें या मोबाइल फ़ोन ओपन करें और जितना भी काम उस पर हो सके वो कर सकें। तो इसके लिए तो कोई ख़ास स्किल भी नहीं चाहिए होती, मतलब इसके लिए ना उन्हें स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत है, ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, ना वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है। थोड़ी इंग्लिश आती हो, कीवर्ड्स वो देख लें कि कीवर्ड्स क्या क्या हैं और उसको मार्केट कैसे करना है उस चीज़ को, तो ये काम बहरहाल इसमें वो मेहनत कर सकती हैं। क्या ख्याल है सर आपका इस बारे में? मेहनत हो सकती है बेसिकली ना, मैं बताता हूँ। अगर मैंने एक एफ़िलिएट प्रोडक्ट ले ली है, 2 ले ली, 10 ले ली, 20 ले ली। एक तो मुझे उसका थोड़ा-सा ना रिव्यू लिखना है, हम्म। चाहे 500 वर्ड्स का हो, 1000 वर्ड्स, 600 वर्ड्स, 700, 800 वर्ड्स का। वही या तो कंटेंट लिख क्रिएशन वाली बात आ गई जो पहली स्किल हमने डिस्कस की थी। जी, जी। हाँ, लिखना मैं लिख रहा हूँ। फिर थोड़ा बहुत ग्राफ़िक्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं इन्वॉल्व होती। हम नेट से भी कोई भी इमेज लेके हम उसको भी लगा सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर किसी जगह पे भी। मगर कोई इमेज वगैरह थोड़ा बहुत लगाना पड़ सकता है। कंटेंट मस्ट है इसके अंदर, हम्म। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने इसको अपने पास किसी एक जगह पे ना ये कंटेंट लिख के रख दिया। अब ये हम कंटेंट लिख के रख सकते हैं अपनी पर्सनल वेबसाइट्स के ऊपर भी, या फिर हम इस कंटेंट को लिख के रख सकते हैं जैसे ये ब्लॉगर हुआ या फ्री जो सर्विसेज हैं जहाँ सही। पे हम अपना पब्लिश कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी रख सकते हैं। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखें, हमने इसको यूज़र तक पहुँचाना है। देखो, जब तक यूज़र तक नहीं ना पहुँचेगी चीज़, यूज़र कैसे उसको परचेज़ करेगा? ठीक है, ये तो हमने मसलन चीज़ खरीदी, घर के अंदर रख ली, वो क्या कहते हैं, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? किसने देखा, सही बात है सर। चाहे अपनी वेबसाइट है या चाहे हम फ्री कंटेंट वाली वेबसाइट्स हैं, किसी भी जगह पे हमें ये कंटेंट हमें लिखना है, मस्ट लिखना है कि जी फॉर एग्जांपल जैसे हमने फ्रिज की बात की, हमने लेटेस्ट मॉडल कोई आया फ्रिज का, वो उसका हमने नाम लिखा, उसकी सारी चीज़ें लिखी, लिखने के बाद तमाम जो उसकी प्रैक्टिसेस थी, तमाम उसके अंदर जो फीचर्स थे, तमाम उसकी इमेजेस को लिस्ट कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अब वो हमने तो बना के रख दिया, मगर हमने इंटरेस्टेड लोगों तक पहुँचाना है, या ऐसे लोगों तक जो बाइंग सेलिंग करते हैं, जो अमेज़न से या एफ़िलिएट चीज़ों को परचेज़ करते हैं। तो जब तक हम वहाँ जब तक उन तक नहीं पहुँचाएँगे, हमें ये चीज़ परचेज़ सेल नहीं कर सकते। अब उन तक पहुँचाने के प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं, वो मैं अभी थोड़ा-सा डिटेल में तो नहीं, लाइटली डिस्कस कर देता हूँ। जी, जी सर। कि हमने पहले ब्रीफिंग एक जगह पे लिखी है, हमने पब्लिश कर दी। हमने क्या करना है कि उस लिंक को लेना है। तो फ़ेसबुक, ठीक है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ट्विटर, पिंटरेस्ट, और अगर आप उसकी वीडियो बना के थोड़ा यूट्यूब पे वायरल करवा लें किसी तरह से, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, दूसरा, जब अगर आपने एफ़िलिएट मार्केट का काम करना है ना, तो इस वक़्त जो यूएसए की मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट यूएसए की है। तो इसलिए कोशिश करें कि एफ़िलिएट का काम करने के लिए आप यूएसए की मार्केट को टच करें। तो उसमें ये होगा कि आपको थोड़ा-सा ना उस चीज़ को मार्केट करना वो आसान हो जाएगा, और आपके पास 3-4 प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं कि जहाँ पे जब आप उस चीज़ को रख के थोड़ा-सा वायरल करवा देंगे, वायरल करवाना ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आपने फ़ेसबुक पे कोई चीज़ आपने ऐड की है, तो आप क्या करते हैं, कोशिश होती है आप इसके लाइक्स लें, ठीक है? ट्विटर के ऊपर आप जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो रीट्वीट होती है, कि अगर आपने एक चीज़ ट्वीट की है वहाँ पे, तो वो रीट्वीट होती है। तो इसी तरह से जब आपने एक कंटेंट आपने लिखा है और आप क्या करते हैं कि उसका जो लिंक होता है ना, वो आप फ़ेसबुक के ऊपर डालें, ठीक है? अच्छी प्रेज़ेंटेशन के साथ, कि अच्छा-सा इमेज लें, थोड़ा-सा ब्रीफ करें उसके ऊपर और नीचे अपना लिंक डालें। इसी तरह से पिंटरेस्ट के ऊपर, इसी तरह से ट्विटर के ऊपर, आपने वो तमाम चीज़ें ऐड की और उनको थोड़ा-सा ना रिव्यूज़ ले लिए उसके ऊपर, अपने फ्रेंड्स से कह दिया, तो थोड़ा-सा आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। तो आपने उस नेटवर्क के साथ काम करते हुए उसको थोड़ा वायरल करवा दिया। इसी तरह से एक छोटी-सी आपने वीडियो क्रिएट कर ली फ्रिज के ऊपर ही, कि जी फ्रिज की पिक्चर दिखा दी, उसके जो फीचर्स होते हैं उनको आपने डिस्प्ले करवा दिया, अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस शो बनाकर आपने एक अच्छी एनिमेशन बना के वीडियो डाल दी यूट्यूब के ऊपर, और आपने उसको वायरल करवा दिया। अच्छा, और फिर उसके बाद आपने उसमें नीचे अपना एफिलिएट लिंक डाल दिया। जब ये चीज़ ऐसे वायरल होती है ना, मल्टीपल लोगों तक जाती है, फिर उसमें से अक्सर लोग होते हैं, अच्छा यार हम इसको देखें क्या है,
वो जब उस पर क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करके जब आगे जाते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं जहाँ पे वो चीज़ सेल हो रही होती है। अब वो चीज़ सेल हो रही है तो हो तो रही है। अब डिपेंड करता, आपने यूज़र को वहाँ तक पहुँचा दिया, उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा दिया। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो उसका इंटरेस्ट है। अगर तो वो इंटरेस्टेड होगा खरीद लेगा, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो उसको स्किप कर देगा, साइट क्लोज़ करेगा, वापस आ जाएगा। तो ये चांस पे होता है, सही। ठीक है? तो बस ये ऐसे ही इतना ही है कि नहीं आप सर, बहुत कोई शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से ये बात की। और अमेज़ॉन की मतलब एफिलिएट, सॉरी सर। अब इसमें ना बहुत कुछ है, मगर वो बात ये कि वो जी सर, जैसे-जैसे इस पे एक अलहदा प्रोग्राम रख लेंगे, अमेज़ॉन पूरे पे किसी दिन अलहदा बैठ जाएंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। तो ये है बात, यह है करने की कि घरेलू ख़वातीन स्पेशली जो है ना, वो अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अक्सर औकात बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें आपकी बात से ये बात पता चल गई। कहने का मकसद ये है सर का, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये कोई शॉर्ट चीज़ नहीं है। अगर आपने वाकई प्रॉपर अर्निंग करनी है तो आपको चाहिए कि आप एक पहले प्रॉपर स्किल डेवलप करें और फिर उस हवाले से एक फील्ड चूज़ करें जिसके अंदर आपकी शॉर्ट मतलब ये हवाई रोज़ी है जी। यहाँ पे भी आप देख लें, जो लोग परसेंटेज पे काम करते हैं, वो आप दुकान किसी पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं भाई हमने तनख्वाह वगैरह नहीं देनी, जितनी चीज़ें आप बिकवा देंगे हमारी उसके हिसाब से आपको परसेंटेज दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि उन बेचारों का भी ऐसा ही हाल होता है, हवाई रोज़ी वाला। तो राइट हो गया सर ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सर ये बताएं कि ये क्रिप्टो करेंसी वाला जो सारा सिलसिला है, इसमें भी आज़ाद चाय वाला साहब हैं, जैसे उनकी बड़ी वायरल होती रहती हैं वीडियोस, ओए मेरे मिलियनरो, ओए तुम लोग क्रिप्टो करेंसी ख़रीदो, तुम लोग किधर बैठे हुए हो, मैं रातों रात मिलियनेयर हो गया। तो इस बारे में भी सर बहुत से लोग जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या ये ख़रीदनी चाहिए, नहीं ख़रीदनी चाहिए, इस काम में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो सर इस बारे में थोड़ा सा आप फरमाइएगा। आज़ाद चाय वाला, यार मैं ना कभी-कभार उसकी वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा बंदा है। जी जी। नो डाउट में बेसिकली वो आपको स्किल सिखाता है, हम्म, ठीक है? कंटेंट के ऊपर भी वो आपको सिखाता है, टूल्स के ऊपर भी सिखाता है। अच्छा, उसकी भी यही कोशिश है कि लोग ना सीखें और हम्म, करें, उसके ऊपर अर्निंग करें। मैंने ये चीज़ नोट की है, ठीक है? हाँ, दूसरा ये कि ज़ाहिर बात है जब वो अपनी वीडियोज़ बना-बना के अपलोड करता है तो वो भी अर्न कर रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली जी जी। उसका पहला मकसद है खुद अर्न करना, मगर उसका ये मकसद है कि लोग भी अर्न। सही। अच्छा, बात रही क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी ये वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पे एक्सचेंज का एक सिस्टम चल रहा है ना, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं और मोस्टली जो होते हैं ना वो डूब जाते हैं। हम्म, उसकी रीज़न क्या है कि उन्होंने ना वो जो प्रोडक्ट होती है ना, या वो जो आइटम होती है जिसके ऊपर उन्होंने पैसा लगाया होता है ना, उसको स्टडी नहीं किया होता, ठीक। अब जब वो स्टडी नहीं ना करते तो उनको ये नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट कभी ऊपर गई नहीं, आज एकदम ऊपर चली गई है, ठीक है? तो अगर ये पिछले 10 सालों में ऊपर नहीं गई तो आज एकदम ऊपर क्यों चली गई? वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि आज ऊपर गई है तो हम इसको खरीदें, ये और ऊपर जाएगी। नहीं, उनको ये प्रीवियस रिकॉर्ड देखना चाहिए कि यार प्रीवियस रिकॉर्ड में इसका क्या सिनेरियो था, तो क्या हमें इसको लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। फिर वो लोग क्या होता है कि ये कुछ लोगों ने हाइप क्रिएट करते हैं कि यार ये देखो, ये इसके शेयर्स बढ़ गए हैं, तो लोग खरीदते हैं तो फिर एकदम से शेयर्स डाउन हो जाते हैं। जिन्होंने एक शेयर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 का खरीदा, 10 का खरीदा, ठीक सॉरी 100 का खरीदा या 1000 का खरीदा, तो वो कम वापस जब ₹1 पे आ गया तो वो तो डूब गए। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ना कुछ इसी तरह के सिनेरियोज़ हैं। सबसे पहले तो उसमें ना स्टेबिलिटी का सिनेरियो है। स्टेबिलिटी के अलावा भी एक चीज़ जो कि मैं डिस्कस करता हूँ, एक मेरे जानने वाले थे उनके साथ, और ख़ैर उनके साथ तो थोड़ा कम हैंड हुआ, तो एक आगे उनके साथ जानने वाले, उनके साथ तो बड़ा हैंड हुआ। तो कैसे हुआ उनका, तो फिर करेंसी कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुई, क्रिप्टो करेंसी। नाम मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, मुझे बताया भी था मगर माइंड से निकल चुका हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने ना उसके कॉइन्स लिए, ठीक है? उन्होंने शायद 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर डाली। अब हुआ क्या, बल्कि सेम पर्सन के साथ 2 काम हुए। एक तो क्रिप्टो करेंसी जो उसने ली थी वो बिल्कुल एंड हो गई, ठीक है? उसने जो उस पे इन्वेस्टमेंट की थी वो ज़ीरो हो गई। अच्छा, सेम करेंसी के ऊपर उसका एक और जानने वाला था, उसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, ओहो। ठीक है? एक ही को इसने 8-10 करोड़ या इससे शायद ज़्यादा लगा दिए, ठीक है? वो तो ऑलरेडी बिज़नेसमैन था, उसने चलो जैसे भी मैनेज कर लिया होगा, मगर एक हैवी इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो हुई।
अच्छा, इसी तरह से एक और करेंसी पे उन्होंने थोड़ा-सा ऐसे इन्वेस्ट किया, तो आज से कुछ अर्सा पहले यानी कि जब इन्वेस्ट किया था, तो वो करेंसी जो उसने परचेज़ की थी, वो थी तकरीबन 2.5 से 3 लाख की। तो आज की तारीख में वो तकरीबन 8 से 10,000 की है। तो ये स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं है। और दूसरा, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एक जो करेंसी है जिसे बिटकॉइन यानी कि लोग जो मोस्टली इसी के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, बाकी तो डिफरेंट आ रही हैं, जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, अप डाउन हो रही हैं। जो बिटकॉइन है, वो जब से यानी कि स्टार्ट हुई उसके अंदर यानी कि इस तरह के मसले नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे डॉलर अप डाउन होता है तो करेंसी की वैल्यू भी अप डाउन होती है, वैसे इसके साथ भी हुआ है। इसमें ये भी हुआ कि लोग ऊपर भी गए हैं, लोग नीचे भी हैं, मगर इस करेंसी ख़त्म नहीं हुई। तो इसके चांसेस हैं शायद ये ख़त्म भी ना हो, ये चले, मगर इनमें स्टेबिलिटी कोई नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर प्रेफर नहीं करूँगा कि लोग इसके ऊपर आएँ। सेकंड, ये अभी तक लीगल नहीं है, अभी तक इल्लीगल है। दूसरा, इसकी ना इसको सिक्योर रखने के लिए ना आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, आपको कुछ हैशेस मिलते हैं। अगर आपके पास वो हैशेस ख़त्म हो गए ना, तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। आपका करोड़ों रुपया, लाखों रुपया आपने जितने भी पैसे लगाए हैं, वो आपका ना ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा-सा यानी कि वो चंद एक हैशेस होते हैं, वो अगर आपके पास मौजूद है, आप उसको कभी भी रिकवर यानी कि आपको विथड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर जिस दिन आपके पास वो हैशेस रिमूव हो गए, उसका कोई, क्योंकि ना वो आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होता है, और वो आपके साथ ईमेल के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो ट्रैक नहीं है। सर इस बात पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमारे नाजरीन और हाजरीन को डार्क वेब के हवाले से भी बतला दें कि डार्क वेब सारे का सारा क्रिप्टो करेंसी पे ही ऑपरेट करता है। और डार्क वेब क्या है, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल इब्तदाई जुमलों में, क्योंकि आपने सर एक बड़ी अहम बात की कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया के 3-4 ममालिक के अलावा बाकी पूरी दुनिया में इल्लीगल है। और वो इल्लीगल इसी वजह से है कि ट्रैक नहीं हो सकती और गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल होती है। ऐसा ही है। अच्छा, डार्क वेब बेसिकली, अब इसमें तो आप जितने कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम अगर आप सर अंजाम देना चाहते हैं, तो आप डार्क वेब पे चले जाएँ, आपका नाम भी सामने नहीं आएगा और आपका वो काम भी हो जाएगा। आपने ड्रग सेल करना है, आप असलहा सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? मसलन कोई भी गैर कानूनी अगर आपने काम करना है, वो आप वहाँ पे जाएँ, आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप वहाँ पे पैसे पे करें, और आप अपना जो गैर कानूनी काम है, इल्लीगल काम है, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप जो भी सोचते हैं ना कि गैर कानूनी काम, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। और घर बैठे मिलेगा बड़ी आसानी से, यही तो मेन वजह है। लेकिन इसमें बहुत से लोग जो रियलाइज़ नहीं करते ना, वो ये है कि दुनिया की तमाम एजेंसीज़, जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं, दुनिया की एजेंसीज़ की उनके ऊपर नज़र होती है। जैसे सर आपने अपने कुछ जानने वालों का वाक़या बताया, मेरे दूर से एक जानने वाले थे, तो वो कुछ अर्सा पहले गायब हो गए बिल्कुल, मतलब कि उनका अता पता ना चला। तो वो बाद में जब फैमिली वालों ने थोड़ा सा तहकीक की, तो पता चला कि आईबी ने उनको जो है वो किया है, प्रॉपर प्रोसिक्यूट किया है। और प्रोसिक्यूशन इसलिए हुई कि उन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट इथीरियम की, मेरा ख़्याल है, उन्होंने जमा की हुई थी। और कहीं वो गलती कर बैठे, किसी वेबसाइट पर उन्होंने ट्रांजैक्शन की उसकी, और उस वेबसाइट के ऊपर दीगर चीज़ें भी थीं जो गैर कानूनी थीं और कानूनी चीज़ें भी थीं। तो वो आ गए उस फ्लैग के अंदर, और फौरी तौर पे जो है एजेंसीज़ ने वो उनके ऊपर कार्रवाई की, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हुई। तो वो मसला अभी तक, बल्कि ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल पुराना मसला है, कोरोना जब शुरू हुआ था उसके थोड़ी देर के बाद ये मसला होने आया, तो वो अभी तक बेचारे इस मसले में। तो ये बहुत से लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये काम ख़तरनाक भी है, अच्छा खासा ख़तरनाक काम है ये। तो इस पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। अल्लाह ताला हलाल कमाई के 1001 रास्ते इंसान को देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं जी मैं बस क्रिप्टो करेंसी ही करांगा, नहीं तो मर जावांगा, मिट जावांगा, मुक जावांगा, और कोई काम मेरे तो नहीं होना। ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप हिम्मत करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है वो बरकत देगा। और मेरी बल्कि एक वीडियो भी है, मैं बताता चलूँ, ये सर एफिलिएट मार्केटिंग कि इस पर क्रिप्टो करेंसी पे एक वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इसकी हुर्मत और हिल्लत का जिक्र भी किया। तो राइट सर, ये तो हो गई क्रिप्टो करेंसी। अच्छा सर, एनएफटीज ये तो थी फंजेबल टोकन, तो जो नॉन फंजेबल टोकन होते हैं उसके बारे में भी कुछ बात हो जाए, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है सर। वो मैं करता हूँ, मगर एक चीज़ मैं आप बताता चलूँ, हमने डार्क वेब का जिक्र किया है,
तो काइंडली आप लोग डार्क वेब ओपन करने पर बैठ जाइएगा क्योंकि जब एक आईपी से डार्क वेब ओपन होना शुरू हो देना तो वो फिर उसको ट्रेसिंग में यानी ट्रैकिंग में आना शुरू फौरी तौर पे CIA और FBI और बाज़ औक़ात ISI भी फौरी तौर पे उस चीज़ को ट्रैक करती है। हाँ, तो आप काइंडली ये ऐसी कोशिश मत कीजिएगा। अगर हमने एक जिक्र किया है तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जिक्र हम किया तो है, आपको आप डराना चाह रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। हम तो आपको, किसी ने कमेंट भी किया था सर मेरी उस वीडियो पे भी कि सर आप डार्क वेब, वो भाई हम तो आपको डराना चाह रहे हैं कि यार इन फजूल कामों में, इन लायानी कामों में, इन बकवासियात में अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय ना कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर ये टामक टोइयाँ मारें। और स्पेशली सर भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको ये बताएंगे। और ये किसी भी आप IT प्रोफेशनल से ये बात पूछें, किसी भी, आप कोई भी VPN यूज़ कर लें, आप कुछ भी कर लें, गवर्नमेंट्स के पास और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है कि वो इस काम के पीछे लगे रहते हैं और IP ट्रेस कर लेते हैं। सिल्क रोड एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जो कि डार्क वेब पे शुरू हुई और फर्स्ट टाइम रेवोल्यूशनाइज किया उसने। आप नेटफ्लिक्स पे उसकी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। FBI ने 3 साल की मेहनत के बाद वो बेनकाब की। उसके ऊपर असला भी सेल होता था, चर्च वगैरह, ये जितने भी गैर कानूनी सब्सटेंसेज हैं, ये ड्रग्स, ये भी सेल होते थे, लेकिन बच वो भी नहीं सका। हालांकि उसने पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से VPNs और अनियंस और पता नहीं क्या क्या कुछ लगाया हुआ था। तो आप जो स्पेशली मेरे यंगस्टर बच्चे हैं, ये जो O लेवल्स A लेवल्स के होते हैं ना सर, इनका खून बड़ा गर्म होता है, कहते हैं सानू किन्ने फड़ना है, ऐसी VPN लावांगे तो असी फलां करांगे तो असी इंज करके तो उंज कर लांगे तो काली सानू आ गई है तो हुन कोई नहीं फड़ सकता सानू। तो ऐसी बात नहीं है बेटे, आप कभी भी गवर्नमेंट की मशीनरी से पंगा नहीं ले सकते। जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है वो इंडिविजुअल्स के सर पे नहीं चल रही होती, वो एक पूरी टीम होती है, एक नेटवर्क होता है, उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट करके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनके पास। जिस टेक्नोलॉजी का आप सोच सकते हैं उससे बढ़कर कई गुना एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हमारी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, बाहर की गवर्नमेंट्स के पास अवेलेबल है। तो इसलिए इन चीज़ों में, इसलिए आपको ये बातें बता रहे हैं कि आप इन चीज़ों में मत पड़ें, इन चीज़ों को छोड़ दें, वक्त ज़ाया मत करें, कंस्ट्रक्टिव काम करें कोई। जी सर। अच्छा, और VPN से मुतल्लिक एक छोटी चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सी ऐसी साइट्स जो पाकिस्तान में ब्लॉक हैं और आप VPN पे ओपन करते हैं, वो ओपन तो हो जाती हैं मगर जो ट्रैक है ना वो पाकिस्तान ही होता है। वो ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। VPN अगर आपने इटली का लगा दिया, VPN आपने USA का लगा दिया, VPN आपने कनाडा का लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया का लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो व्यू है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर आ रहा है। आपकी वो साइट तो ओपन हो गई है मगर वो जो चीज़ आपके ट्रैक में जा रही है ना वो पाकिस्तान से जा रही है। एग्जैक्टली। तो ये तो ये सर, ये मैंने ना उस दिन अपनी एक वेबसाइट को ना VPN पे ओपन किया, सिर्फ USA से, यानी कि मैं चाह रहा था कि USA का व्यू आए। अच्छा, मैं गया एनालिटिक में गया। अब VPN पे साइट ओपन है, USA का VPN लगा हुआ है, ठीक है, मगर जो एनालिटिक है ना वो मुझे व्यू दे रहा है पाकिस्तान का और लाहौर का। ये सर अक्सर बच्चों को, यंगस्टर्स को नहीं पता ना, ये जो इस तरह की वेबसाइट्स खोल लेते हैं ये और सोचते हैं कि यार किससे नहीं पता लगना। बस बच्चे हैं ना सर, अब क्या करें, इनको समझाना भी तो हम नहीं है ना सर, सिखाना भी तो हम नहीं है कि बेटे, जो वो क्या कहते हैं, हर शेर पे सवा शेर होता है, हर बच्चे का एक बाप भी होता है। तो आप ये ना समझा करें कि आप को अगर VPN की टेक्नोलॉजी पता चल गई है या आपने काली सीख लिया अगर लिनक्स के प्रॉम्प्ट पे, तो आप जो है वो हैकर बन गए हैं दुनिया के सबसे बड़े और अब कोई आपको पकड़ नहीं सकता। ऐसी बात नहीं। तो राइट सर, NFT पे आते हैं सर जी, वापस अपने मौजू पे आते हैं कि NFT सर, ये जो नॉन फंजेबल टोकन्स हैं, ये क्या चीज़ है और क्या इनमें मुनाफा है अगर ऑनलाइन कुछ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो घरेलू हैं वो काम करना चाहें इसमें, या हमारे जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो? इसमें कोई वो मजाक वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि अर्निंग नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है। बस इनका जो पेमेंट मेथड है ना वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, और तो कुछ नहीं। कि अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके, असल में मैं आपको पहले बताता चलूँ कि यहाँ पे चीज़ें कौन सी सेल होती हैं, ठीक है। NFT है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। फंजिबल होता है रिप्लेसेबल या एक्सचेंजेबल, और नॉन लगा दिया तो नॉन फंजिबल और नॉन रिप्लेसेबल और नॉन एक्सचेंजेबल हो जाएगा। और टोकन होता है एग्रीमेंट या सर्टिफिकेट
ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें, ये वाली चीज़ें चल रही है ना, ये ब्लॉकचेन पे चल रही है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी का नाम है, ठीक है। इसकी बैकएंड पे ना बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं जिन्हें अभी ज़िक्र करने का फ़ायदा कोई नहीं, और ना ही वो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग में आएँगी। तो ये समझिए कि टेक्नोलॉजी का एक ये सिस्टम है ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी इतनी सिक्योर है कि इसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे भी हम पहले भी बात कर रहे थे कि इसकी ट्रेसिंग नहीं है, ना इसकी कोई ट्रैकिंग है। तो ये जितना भी सिस्टम है ना क्रिप्टो करेंसी का, वो ये चल रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर। अच्छा, अभी जो एनएफटी है ना, ये भी बेसिकली ब्लॉकचेन का ही एक पार्ट आ जाता है, क्योंकि हमने जब एनएफटी पे काम, एनएफटी आपने फॉर एग्जांपल आप जाते हैं अमेज़न के ऊपर, आप बुक्स परचेज़ करते हैं, आप अमेज़न पे जाके ऐप्स परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप मुख्तलिफ साइट्स पे जाते हैं जहाँ पे ना आपको वॉलपेपर्स वगैरह मिल जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो फ्री भी होती हैं और पेड भी होती हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। जैसे मैंने शुरू में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ज़िक्र किया कि जब बिज़नेस कार्ड बनाते हैं, अगर आप ऑनलाइन जाएँ तो आपको बिज़नेस कार्ड बने बनाए पेड मिलते हैं, आपको पैसों का भी परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही चीज़ है, हम अपना बिज़नेस कार्ड बना के सेल कर सकते हैं। मैंने वेक्टर्स की बात की थी कि जी आप वेक्टर्स बना सकते हैं, लोगोस बना सकते हैं। तो ये बहुत से प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये फ्री भी मिल जाते हैं और पेड भी मिल जाते हैं, वहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। अच्छा, एनएफटी के ऊपर, एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी, नॉन फंजिबल टोकन के ऊपर भी, हर वो चीज़ जो डिजिटलाइज़ हो सकती है, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है? मगर उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है कि वो यूनीक होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि पहले कोई सेल कर रहा है। आपके पास यूनीक चीज़ होगी तो वो सेल होगी। अगर आप यूनीक चीज़ नहीं दे रहे तो वो सेल नहीं होगी। अब इसको थोड़ा-सा हम ब्रीफली देख सकते हैं कि जी एनएफटी है क्या? हाँ, जो बात मैंने पहले जो स्टार्ट की थी ब्लॉकचेन की, और मैंने कहा था इसमें काम करने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल काम है। मगर जो इसकी हमें पेमेंट वो करते हैं ना, पेमेंट करते हैं हमें क्रिप्टो करेंसी के केस में। उस चीज़ को थोड़ा-सा हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। फिर वो उस क्रिप्टो करेंसी को फिर हमने विथड्रॉ करवाना है। इन तमाम स्टेप्स से हमें थोड़ा-सा नो हाउ, हम इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। अब देखिए डिज़ाइन आपने बना दिया, वेल एंड गुड, मगर और वो सेल भी हो गया। उसको आपने जो पेमेंट है वो आपने अपने तक कैसे, ये भी एक लंबा प्रोसीजर है। आप इन तमाम प्रोसीजर को समझना होगा। खैर इनको तो हम अगले कुछ वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये किस तरह से होंगी चीज़ें। तो पहले हम ये देखते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन, ये बेसिकली जो एनएफटी के नाम से एक नई चीज़ मार्केट में आ चुकी है, ये है क्या? जैसे कि मैंने कहा कि नॉन फंजिबल टोकन, नॉन रिप्लेसेबल और नॉन एक्सचेंजेबल। एक्सचेंज या रिप्लेस। अब एक्सचेंज क्या होता है, मेरे पास एक 5000 का नोट है या 1000 का नोट है, तो मैं उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। उसको एक्सचेंज करने में मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, क्योंकि अगर एक्सचेंज में क्या होगा कि मैं किसी को कहता हूँ ये 5000 है, मुझे इसके 5000 के 5 नोट या सर या किसी के पास 1500 का नोट है तो वो 650 के 2 ले ले। अगर हम इंडिया में होंगे तो हमारे पास 1000 का नोट हो सकता है। सही तो सही सही। अच्छा, इस केस में तो मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि मैं 5000 दे रहा हूँ, मेरे पास 5000 ही आ रहा है, और उसको मैंने वैसे ही खर्च करना है जैसे वो पहले 5000 खर्च करूँगा। इसलिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती कि जी ये कोई इशू करे। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मैं यहाँ पे बैठा, मैंने एक तस्वीर बनाई, पेंटिंग बनाई, स्केच बना दिया, ठीक है। मेरे सामने मेरा एक दोस्त बैठा है, उसने भी सेम चीज़ की पेंटिंग या स्केच बना लिया, मगर जो चीज़ मैंने बनाई होगी उसकी वर्थ डिफरेंट होगी और उसकी वर्थ डिफरेंट होगी, ठीक है। वो उसकी अपनी एफर्ट है, उसकी अपना लाइन वर्क है, उसका अपना आर्ट वर्क है, वो उसने इसको बनाया। अगर मैं उसके साथ रिप्लेस करता हूँ तो वो मुझे उसका वो एक्सचेंज नहीं हो रही चीज़। एक्सचेंज तो ये ना सेम चीज़ आ जाती है वहाँ पर, तो मेरे पास सेम चीज़ नहीं आ रही, वो तो उसका मेरा आर्ट वर्क मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम वो जो चीज़ जो यूनीक हो, ठीक है, जो यूनीक होगी ना, वो एनएफटी में आएगी, और सेल भी एनएफटी होगी, यानी कि यूनीक चीज़ सेल होगी। अब इसकी जी सर, यानी अगर थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, यानी कि आप आसान अल्फाज में ये समझ लें कि जैसे एक किताब का कॉपीराइट होता है कि भाई ये किताब फ़लाँ ने लिखी है, वैसे ही एक एनएफटी एक डिजिटल
चीज़ को आप समझ लें कि उसने ब्लॉकचेन के अंदर रजिस्टर कर दिया कि ये डिजिटल चीज़ इस बंदे से या इस बंदी से बिलोंग करती है, और फिर उसको आप एज ए डिजिटल चीज़ आप सेल कर सकते हैं आगे। जी सर। और ये NFT जो आप ख़रीदते हैं, ये आप ख़रीदते भी इसके थ्रू हैं, क्रिप्टो करेंसी के। हाँ जी, और इसके जो पैसे मिलते हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मिलते हैं। जी सर। तो अब जैसे कि आपने खैर डिटेल से बता दिया, मैं भी बता रहा था कि NFT है नॉन फंजिबल टोकन। ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सर्टिफिकेट है, एक प्रूफ है कि आपने एक चीज़ को डॉक्यूमेंटेड कर दिया है, आपने एक चीज़ रजिस्टर्ड कर दी है और उसका आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, कि जी ये माउस आज से मेरा है, ठीक है, ये ग्लास आज से मेरा है, यानी कि उसका जो डिज़ाइन है, उसके जो कॉपीराइट्स हैं, वो आपने NFT में वो आपके पास आ चुके होंगे। अब उसे कोई और अगर सेल करता है या कोई और चीज़ एज इट इज़ लेके आता है सेम स्पेक्स के साथ, सेम मसलन प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सर मैं एक और चीज़ ज़्यादा और मज़ीद वजाहत के लिए एक मिसाल एक दे दूं। अभी चूँकि NCA में भी सर आपको पता ही है मैं पढ़ाता रहा हूँ बाद में, तो NCA की बहुत से स्टूडेंट्स मेरे वाकिफ़ हैं, आज भी वो बातचीत करते हैं। अभी पिछले दिनों एक एग्ज़िबिशन हुआ है कराची में पेंटिंग्स का, और वो जो पेंटिंग्स की सेल परचेज़ थी, यानी जिसने भी बाई करनी थी, वो सारी ऑनलाइन थी, और वो सारी की सारी NFT के थ्रू हुई है, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं था। इससे पहले वो ऑनलाइन नहीं कर सके। एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की थी तो बड़ा उन्हें खसारा हुआ था, क्योंकि वो ऑनलाइन फिर जो है वो आपको पता सर आसानी से फेक हो सकती है। अगर ऑनलाइन आप एक पेंटिंग डिजिटल सेल कर रहे हैं तो फ़ोटोशॉप में तो ट्रेसिंग भी हो जाती है, कॉपी भी बन जाती है, हर किस्म का आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक डिजिटल एसेट को NFT के थ्रू, लेजर में NFT के थ्रू ब्लॉकचेन के अंदर आपने रजिस्टर कर लिया है, तो वो किसी तरीके से फिर उसके बाद वो काउंटरफिट नहीं हो सकती। तो मतलब ये तरीका है NFT बेचने का और NFT के साथ काम करने का, ताकि अगर कोई ये समझ रहा है कि जी NFT ये कोई बज़ाते ख़ुद कोई पैसा है या बज़ाते ख़ुद कोई करेंसी है, तो ऐसा नहीं है। NFT लिंक होती है किसी एसेट के साथ। जैसे सर आप भी मिसाल दे रहे थे ट्वीट की। हाँ, ट्वीट की मैंने मिसाल दी थी। ये ट्विटर के को फाउंडर्स, उसका नाम है जैक डॉर्सी। तो उसने जो अपनी पहली ट्वीट थी ना, पहली ट्वीट वो $29 मिलियन यूएस में सेल की है। और आप ये देखें कि लोगों के पास कितना फालतू पैसा है कि परचेज किया, तो क्या किया, एक को फाउंडर की पहली ट्वीट। सब में ये वैसे ही है कि जी वो इमरान खान ने छक्का मारा, बाद में वो जी भला लाखों में सेल हो गया। लेकिन सर इमरान खान को फिलहाल नहीं छेड़ते, हमारी यूथ माशाल्लाह खान साहब की बड़ी फेवर में है, तो बच्चों हम उनके खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, हम वैसे मज़ाहर एक जिक्र कर रहे हैं बात का। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। अब वसीम अकरम मियां दाद ये खेलते थे, अब क्या होता था कि किसी की टी शर्ट सेल हो रही है, किसी का हैट सेल हो रहा है, अब वो चीज़ें ऐसी हैं कि किसी के यूज़ में नहीं है। सही है ना, या तो किसी के यूज़ में होंगी, अब उन्होंने खरीदी और जाके रखी। अब ये जो ऑलमोस्ट जो ये काम हो रहा है ना, क्या नाम है इसका, NFT का, ये ऑलमोस्ट उसी सिनेरियो में आ रहा है कि अच्छा यार वो हॉकी से मैच खेला, वो हॉकी बाद में 2 लाख की सेल होगी, 10 लाख की सेल होगी, 20। अब ये तो ट्विटर का को फाउंडर था, उसने पहली ट्वीट $29 मिलियन में सेल की, और $29 मिलियन में सेल जिसने परचेज की होगी उसका क्या करेगा? जी सर, इस्लाम की रूह से तो ये इसराफ़ है। मैं सर असल में इस्लाम की बात इंशाल्लाह करूँगा, पहले हम ये सारी चीज़ें एक दफ़ा डिस्कस कर लेना। मैंने एक बात करनी है बड़ी ज़रूरी इस्लाम के हवाले से। अच्छा सर, NFT भी हो गई हमारी, क्रिप्टो करेंसी भी हो गई, हमने बात कर ली अमेज़ॉन पे भी, और अब आते हैं यूट्यूब की तरफ। यूट्यूब पे सर आप थोड़ा सा बतलाइए कि ये इसके ज़रिए अगर पैसे कमाने हो तो स्किल का तो आपने जिक्र कर दिया कि वीडियो एडिटिंग सीख लेनी चाहिए। 3 से 4 मिनट ना NFT के ऊपर और थोड़े से लेके ना, जी सर, चारों की थोड़ी सी ना ब्रीफिंग और कर दूँ। सर ज़रूर ज़रूर। अच्छा, बेसिकली ना NFT के ऊपर आप लोग ग्राफिक्स, साउंड्स, मसलन अगर आप थोड़ा सा कोई म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, कोई आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई गेम की स्किन क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप इतने अच्छे कंटेंट लिखने वाले हैं तो आप छोटी छोटी बुक्स लिख के, ठीक है, जिफ एनिमेशंस बनाकर, ये मीम्स जो आजकल चल रही होती है, इस तरह की कोई अच्छी मीम्स बनाकर इंग्लिश पे, ठीक है, और
मसलन हर वो चीज़ जो कि आप ना डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं डिजिटली, वो आप ना एनएफटी पे जाके सेल कर सकते हैं। बस होना ये चाहिए कि यूनिक हो। आपने ये नहीं करना कि जी किसी ने पहले से एक बुक बना के रखी थी, आपने बुक उठाई एनएफटी पे जाके सेल करना शुरू कर दी, नहीं। अगर किसी ने पहले से कोई गेम की एक स्किन बनाई हुई थी या किसी ने मीम बनाई हुई थी, आपने वो बनाई और उठाई और आपने हाँ, आप ये कर सकते हैं, इंस्पायरेशन ले सकते हैं, ठीक है? हुँ। इंस्पायरेशन लें, आप उससे रिलेटेड कोई चीज़ बनाएँ, आप उसको अपलोड करें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मगर आपने एज़ इट इज़ कोई चीज़ अपलोड नहीं करनी। दूसरा इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसके ना 2-3 प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो कभी आप इन डिटेल जब जाएँगे तो हम आपको उसके अकाउंट बनाना, प्लस उसके ऊपर एनएफटी क्रिएट करना और फिर उसमें विथड्रॉल का मेथड, विथड्रॉल में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी यूज़ होती है। उस चीज़ को थोड़ा-सा हमें पहले देखना होगा कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है। हाँ, अगर आप में से कुछ लोग अपनी स्किल पॉलिश कर लेते हैं और हमें कमेंट्स करते हैं या हमसे आके डिस्कस करते हैं, तो हम उनको बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं बता सकते हैं कि जहाँ से वो इल्लीगल, जैसे क्रिप्टो करेंसी को हम इल्लीगल कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी से हट के भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। मगर फर्स्ट ये है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, फिर हम आपको गाइड करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जी, जी आइए, अब आप अभी कुछ बात कर रहे थे। जी, बिल्कुल सही सर। मैं सर ये कह रहा था कि अब यूट्यूब पे इसी तरीके से जल्दी से ज़रा व्यूअर्स को बता देते हैं। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर ना आपको थोड़ी-सी ना वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। चले ग्राफ़िक्स आप ना भी सीखें, थोड़ा बहुत सीख लें, इतना सीख लें कि चले कोई अपना इमेज कट करके टाइटल में डाल रहे हैं। टाइटल ज़ाहिर बात है यूट्यूब के वीडियो के टाइटल्स भी बनते हैं, तो वो आपको ग्राफ़िकली बनाने पड़ते हैं। अगर आप उससे थोड़ी बहुत इतनी स्किल आती हो कि जी आपने अपनी कटिंग कर ली, कोई टेक्स्ट लगा के उससे अच्छा सा कलर, बैकग्राउंड अच्छा शैडो वगैरह दे दिया, तो आपने उसमें एक गुड लुकिंग एक टाइटल क्रिएट कर दी। इतना आपको आना चाहिए। अदरवाइज़ वो कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें ना बन जाती हैं कैनवा वगैरह के ऊपर ना, जी। तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मगर जो वीडियो एडिटिंग है वो आपको आना ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था कि जब मैं वीडियो एडिटिंग की ऊपर बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं मगर उनकी एडिटिंग के लिए लोगों को ढूँढ रहे होते हैं। अगर आपको नहीं आती होगी, आप ही लोगों को ढूँढेंगे, आप दूसरे लोगों को जॉब देंगे। अगर आपको आती होगी, तो जो आपने दूसरे लोगों को देखें, जब आप किसी को वीडियो देंगे तो वो फ्री नहीं बैठा होगा। वो आपको 1, 2, 3 दिन लेकर आपको वीडियो एडिट करके देगा। ज़ाहिर बात है उसके पास पहले भी क्यों में काम पड़ा होगा। अब आपने अगर ये चीज़ नहीं सीखी होगी तो आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा लेट जाएगा यूट्यूब पे। जब लेट जाएगा तो वो आपकी अर्निंग, समझो आप देखिए आपका आज कंटेंट जाता है तो आपकी अर्निंग आज से स्टार्ट होनी है, आप 3 दिन बाद जाके स्टार्ट होगी। तो बेस्ट भी और ये है फिर कि आप मेरी डिपेंड भी रिकमेंडेशन। नहीं कर सकते। अगर आप अपना चैनल चलाना चाह रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप सिर्फ फाइवर वगैरह पे डिपेंड। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा सर, कथा कलामी की माजरत, आपकी ही बात से जी आगे चला रहा हूँ बात, कि बहुत से लोगों ने ये भी सोचा कि यार हम चैनल शुरू कर लेते हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे, फाइवर से चीज़ें बनवा लेंगे और वो आगे चलाते जाएंगे। और मैंने फिर ये भी देखा उन्हीं लोगों को कि उन्होंने किस तरीके से वो पछताए बाद में, क्योंकि आप डिपेंडेंट सारे के सारे उन लोगों पे हैं जिनके पास आपके लोगो हैं, जिनके पास आपकी एनिमेशंस हैं, और इस तरीके से लॉन्ग टर्म में आप चैनल को ग्रो नहीं कर सकते। जी सर। अच्छा, एक चीज़ पॉइंट था मुझे रिमाइंड में आता था, मैं नोट कर लूँ चैनल पर। जी सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि वीडियो एडिटिंग मस्ट है। तो ये कंट्रोल करेंगे अपने कैसे? हाथ में रखें। आपको सर भी ये बात बताएंगे, हर कोई बंदा जो प्रोफेशनल होगा वो ये बताएगा कि अगर आपने चैनल स्टार्ट करना है ना यूट्यूब का, तो कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। आप कंट्रोल किसी और को मत दें। बिल्कुल सही है। तो वीडियो एडिटिंग इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपने सिर्फ लर्निंग करनी है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 3 से 4 घंटे के अंदर लर्निंग कर लेंगे, आपको उसकी समझ आ जाएगी। बात फिर आती है थोड़ी-सी प्रैक्टिस की और एक्सपर्टीज़ की, तो वो मे बी थोड़ा टाइम ले, ठीक है, वो टाइम टेकिंग होती है। तो हार्डली आप 1 महीने के अंदर आप ये चीज़ सीख सकते हैं, हार्डली, बहुत ज़्यादा, यानी कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम बता दी है। और अगर आप बैठे कि नहीं यार मैंने 4-5 दिन में से आप डेली इसको 4-5 घंटे दे दें, तो आप विद इन अ वीक आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हैं, वीडियो एडिटर। बिल्कुल सही। तो आप यूट्यूब के लिए आप एडिटिंग मस्ट सीखें। अच्छा सर, ये ग्राफिक्स जी में सर सॉरी, मैं थोड़ा सा मतलब कि ना जो घरेलू ख़वातीन हैं स्पेशली, चूँकि वो इस तरह सवालात करती हैं कि वीडियो एडिटिंग तो सर सीख ली,
अब अगर उन्होंने एक चैनल शुरू करना है तो उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए उन्हें? डीएसएलआर में 2-3 लाख रुपए का डीएसएलआर लें, फिर 60-70 हज़ार रुपए का एक जो है वो माइक लें, फिर उसके बाद प्रॉपर लाइट्स लें, फिर एक प्रॉपर कमरा जो है वो अपने हस्बैंड से लड़ें कि नहीं जी ए कमरा हुन मेरा ये देश तुसी नहीं आना, या और बच्चों से मतलब थोड़ा सा ये भी उन्हें गाइड कर दें, क्योंकि अक्सर जो स्पेशली जो ख़वातीन हैं घरेलू, उनके जहन में उनके माइंड में ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि उन्हें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट और एक स्टूडियो चाहिए अपना चैनल शुरू करने के लिए। नहीं, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है कि आपको लाखों रुपया चाहिए डीएसएलआर के लिए, आपको लाखों रुपया चाहिए आपको रूम को सेट करने के लिए, आपको लाखों रुपया चाहिए माइक और दूसरी एक्सेसरीज़ के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी स्किल के साथ आप वो लाखों रुपए वाला काम आप फ्री में तो नहीं मैं कहूँगा, चले थोड़ा बहुत तो पैसे लगते ही हैं, वो आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफली बताता हूँ। सबसे पहले तो कैमरा, कोई डीएसएलआर की ज़रूरत नहीं है। अगर हैं पैसे, ठीक है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं, मगर हम उनको फोकस कर रहे हैं कि अब हाउस वाइफ है, ठीक है, वो कितना अर्न कर लेगी या कितना उसने पैसे कलेक्ट करके रखे होंगे। हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं कि जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपके पास पैसे हैं, आप फ़िज़ूल खर्च करना चाह रहे हैं, आप हम आपको नहीं रोकेंगे। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल यार वो क्या कहते हैं ये इसके स्टैंड को जो मिलता है, ट्राइपॉड, जी सर। मैं पहले भी ज़हन से निकल गया था मुझे। कोई बात नहीं सर, अब आ गया है ना जहन में। अच्छा, सबसे पहले जो आपको देखिए कैमरा तो अब हर एक के पास है मोबाइल की शेप में, ठीक है। आप इस वक़्त हाँ, अगर आप कोई 10-15 हज़ार वाला मोबाइल खरीदते हैं तो उसका कैमरा थोड़ा लो होता है, वो मैं मानता हूँ। जैसे ही 30 की रेंज से अबव जाते हैं ना, चाहे वो वीवो मोबाइल लें, सैमसंग लें, कोई भी मोबाइल ले लेना, तो आपको कैमरा अच्छा मिलता है। वो शाओमी के सर बहुत अच्छे कैमरास हैं शाओमी मोबाइल थे शाओमी के। मैं उस दिन देख रहा था, उसकी प्राइसेस देख रहा था, तो बल्कि एक फ्रेंड ने परचेज़ भी किया था, 36,000 का मोबाइल था, आउट क्लास उसका यार वो स्पेक्स, बेहतरीन स्पेक्स। बहुत कमाल बिल्कुल। अगर आप कोई ऐसा मोबाइल भी परचेज़ कर लेते हैं तो देखें आपके पास एक मोबाइल भी आ गया, मेमोरी होगी, इसके मेमोरी भी अच्छी। कैमरे डीएसएलआर के लिए आपको मेमोरी भी अलग से परचेज़ करनी पड़ती है, आपको भी पता होगा कि उसके अंदर मेमोरी को नहीं देते साथ में। अच्छा, मेमोरी फिर आपको मल्टीपर्पज़ एक चीज़ हो गई है, आपका सिंगल पर्पज़ भी नहीं है। आपने एक कैमरा मोबाइल लिया, एक ट्राइपॉड परचेज़ करना है और एक इन्वेस्टमेंट आपको, माइक तो खैर इनके भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं होते, मगर बोया माइक, अब बोया माइक आप परचेज़ करें, आपने जाके ख़रीदना ही बोया माइक है। वायरलेस भी मिलता है, वायर्ड भी मिलता है, और उसकी क्वालिटी जो ये है ना कि आपकी जो सराउंडिंग में जो साउंड्स आ रही होती है ना, मे बी इस वक़्त हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे बच्चे भी आगे पीछे घूम फिर रहे थे, किसी न किसी की आवाज़ आ जाए। उसमें ये होता है कि जो सराउंडिंग की जो साउंड्स होती है ना, वो ऑलमोस्ट वो म्यूट कर देता है, क्लीन कर देता है, वो नहीं आती। और आपकी जो अपनी साउंड होती है ना, वो उसको और ज़्यादा ना यानी कि फ़ाइन करके ना या रिफ़ाइन करके वो आपको आगे यानी कि वीडियो में ऐड कर देते हैं। तो रिकमेंडेशन जो ये है ना कि अगर आपने यानी कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आप एक माइक ज़रूर परचेज़ करें, कैमरा आपके पास मोबाइल जो भी है, ठीक है, वो परचेज़ करें। मैं बल्कि एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। ऐसे मैं पिछले दिनों वीडियोज़ देख रहा था तो वो वीडियो मैंने देखी उन लोगों की कि जो आप सोच नहीं सकते क्या ये लोग भी वीडियो बना रहे होंगे और ये लोग भी इस पे काम कर रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर। वो लोग कौन थे? ये कचरा उठाने वाले जो गली मोहल्लों में से आके कचरा नहीं उठाते, वो होते गाड़ी, ये गधा गाड़ी और इसके ऊपर जो घूम फिर रहे होते हैं। इन्होंने क्या किया कि वो अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू में बस वो अपनी वीडियो बनाते थे काम की, फिर उन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल दिखाना शुरू किया। आज हम ये खा रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं, आज हमने ये किया। कुछ अरसे बाद वो लोग झोंपड़ी से एक फुल फर्निश्ड घर के अंदर बैठे हुए थे, उसी यूट्यूब की कमाई के साथ। ये एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दिया आपको, तो देखिए मैंने जो इंस्पायरेशन देखिए किसी से भी हम लोग ले सकते हैं। इंस्पायरेशन लेने के लिए आपने हमेशा अपने से ऊपर नहीं देखना, आपने अपने से नीचे देखना है। आपके ऊपर जो है ना, आपसे ऊपर, वो तो पता नहीं क्या-क्या कुछ इन्वेस्ट करके या क्या-क्या कुछ करके तो वो और ऊपर हो गए होंगे। आपने देखना जो लोग नीचे से ऊपर आए, वो कैसे आए।
तो ये मैंने आपको बड़ा लो लेवल जाके एक एग्जांपल दी है। यार वो लोग जिनका आप सोच नहीं सकते कि यार ये वाक़ई इस तरह का काम करेंगे, वो एक झोंपड़ी से उठ के कहाँ बैठे हुए हैं, एक फुल फर्निश्ड घर के अंदर। तो किससे? यूट्यूब से। अब वो यही करते हैं, सर आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊं, राना एजाज का नाम सुना है आपने? वो जो अ, रेडियो, फ़ोन कॉल नहीं करता। हाँ, हाँ, रॉन्ग कॉल्स वाला, वीडियो वाला। सर आप देखें, अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो उस बंदे की वीडियो में कौन सी ऐसी कोई ख़ास बात है? कोई एडिटिंग नहीं है ख़ास, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है कि एक फ़ोन उसने करना, और वो भी फ़ोन कॉल असल में नहीं है, वो साथ ही पीछे रूम में दूसरा उसका बंदा बैठा हुआ है जो उसके साथ बातचीत कर रहा है बेसिकली। और वहाँ से वो देखें आप, उसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और कितने लोग हैं जो उसको सुनते हैं। जो सर भी बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बात करने का ये है, इंग्लिश में एक मुहावरा होता है कि अ बैड वर्क्समैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो 9 मन तेल नहीं चाहिए आपको नाचने के लिए, मतलब अर्ज कर रहा हूँ जी। हाँ, असल बात यह है कि आप शुरू करें, और सर ने अभी जैसे बताया वो कचरे वालों की मिसाल दी। भाई आपको अगर खाना अच्छा पकाना आता है, आप कोई रेसिपी स्टार्ट कर लें। और इसमें अभी सर भी आपको बताएंगे कि असल जो चीज़ है ना जिससे सब्सक्राइबर्स बनते हैं वो दो हैं मेरे मुताबिक, फिर सर इस पर इंशाल्लाह एलेबोरेट भी करेंगे। पहली बात तो ये कि आपका कंटेंट बड़ा सहल होना चाहिए। अब जैसे मेरे चैनल की आप मिसाल ले लें, मेरा कंटेंट हर एक के लिए नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग मुझे नहीं सुन पाते, क्योंकि थोड़ी इल्मी बात करना पड़ती है। इल्मी बात करता हूँ, इल्म से ताल्लुम से मेरा ताल्लुक़ है। थोड़ी मुश्किल बात होती है, जो बैठ के सुनेगा वो सुनेगा, जो बैठ के देखेगा वो देखेगा। तो कंटेंट आपका थोड़ा सा आसान होना चाहिए जो हर एक को समझ में आ जाए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कंसिस्टेंसी। आप तसलसल रखें, उसमें मुसलसल देते रहें। ये ना हो कि जी अच्छा वो जी मैं 4 वीडियोस बना लिया ने बस हो गई यार, उन मेरी उन मज़ीद मैं जड़ा ना अगले साल बनावांगा। तो मैंने बहुत से ऐसे सर लोगों को देखा है, मतलब फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा, कि बड़े ज़ोरों शोर से उन्होंने चैनल शुरू किया, 4 या 5 वीडियोस बनाए। अब सर मेहनत तो लगती है वीडियोस बनाने में, तो थक गए और कहा यार अच्छा 5 वीडियोस तो मैं उन बना लिया ने ना, उनको 6-7 महीने सब्र करांगा तो फिर उसके बाद एक कदी कोई बना देंगे। इस तरह नहीं होता मेरे भाई, लॉगरिदम होता है एक यूट्यूब का, और मुसलसल हर हफ्ते के बाद, हर हफ्ते में जिस दिन आप वीडियोस बनाते हैं उस दिन आपको वीडियोस बनानी पड़ती। जी सर सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपकी सर कथा कलामी की जी। अच्छा, तो बात सिर्फ ये थी कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करें और बाकी रही कमरा का यानी कि स्टूडियो का, तो अब ये देखेंगे सॉफ्टवेयर्स के अंदर ना, जब जिन क्या नाम है इसका, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, आप सिर्फ ये करें कि अपनी जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर आप ग्रीन कलर का कपड़ा लगाएं, ठीक है। थोड़ी सी स्किल को इन्हांस करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्किल समझनी पड़ेगी। आप जैसा मर्जी बैकग्राउंड, जैसे आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो हमारी वीडियोस के बैकग्राउंड में जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये कोई वो नहीं है, कोई डिजिटल चीज़ें पीछे नहीं पड़ी हुई। ये सिर्फ हमने बैकग्राउंड्स चेंज किए हैं, रन टाइम पे चेंज हुई है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। अगर आप बिला वजह पैसे खर्च करना चाह रहे हैं तो वो तो हम आपको नहीं रोक सकते, मगर आपके लिए हर सस्ते से सस्ता सॉल्यूशन ज़ीरो कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट के साथ हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ चंद 1,000 की, यानी कि आप 30-35 हज़ार का कैमरा लें, 2-2.5 हज़ार का एक माइक ख़रीदें, ठीक है, 800-1000 का ट्राइपॉड आता है, हार्डली आपकी 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हार्डली। तो आप वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे अभी कंटेंट की बात हुई, यही साहब ने भी कहा कि जी कंटेंट आपका ऐसा, हाँ, जैसे यही साहब ने कहा उनका कंटेंट को देखने वाला यानी कि कम। बात यह है कि हर कंटेंट डिफरेंट नेचर के लोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब बच्चों के चैनल है तो बच्चों के चैनल बच्चों नहीं देखने, बड़े भी देख लेते बैठ के, मगर वो उस तरह से नहीं देखते जैसे बच्चों ने देखते, ठीक है। लगा होगा तो चलो एक वालिदैन बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, वो देख लेंगे, मगर फोकस किसका है? बच्चों का। किचन का चैनल है, रेसिपीज़ का चैनल है, वो पूरी फैमिली बैठी है, फोकस किसका होगा? लेडीज़ का, ठीक है। इसी तरह से बहुत से चैनल हैं। अब लास्ट टाइम भी मैं एक चैनल देखा था, बड़ा अच्छा चैनल था, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, बहुत से लोग देख रहे होंगे। वो एक मेल का भी चैनल था, एक फीमेल का भी चैनल था। अब वो पर्सन या वो लेडी कर क्या रही है मैथ के वो एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने ऐसे सामने वाइट बोर्ड लगाया,
ठीक है, पीछे कैमरा सेट किया है और मैथ की इक्वेशन उन्होंने वहाँ पे लिख दी कि जी आज हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब वो उसने बड़े सुकून से इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट की, एक एक पॉइंट को उसने ब्रीफ किया, अच्छा जी मैंने इसको यहाँ से प्लस किया, इसको मैंने माइनस किया, क्यों किया, पहले ये ऐसे करना था। वो उसने एक लंबा सा जो एक वाइट बोर्ड था उसने उस क्वेश्चन के साथ फिल किया, फाइनली नीचे रिजल्ट दिया, रिजल्ट दे के उसने अल्लाह हाफिज़ किया और वीडियो उसने एंड। अब आइडियाज़ हैं, हम आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, आपने ये देखना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है कि जो आप देखिए कंटेंट जो होता है ना, कंटेंट आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो आप वो दें जो आपके अंदर है या जो आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा पैशनेट होके दें इसको, लोगों को बताएं। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि यार या आपके अंदर वो ऐसी चीज़ नहीं है या आपने ऐसी कोई स्किल नहीं है आपके पास कि जिसको आप लोगों को ब्रीफ करें और आप उनको बताएं कि ये चीज़ है, ठीक है, और आप उसको दिखा के आप अपनी वीडियोस बनाएं और लोगों से व्यूज़ लें। होता है, बहुत से लोग ऐसे उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, आप उनमें से भी अगर हैं तो हम आपको उस पर भी गाइड कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अच्छा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आजकल वीलॉग बनते हैं। अब वीलॉग हर कोई बना सकता है, लेडीज़ ज़ाहिर बात है हर लेडी नहीं कोशिश करेगी कि वो फ्रंट के ऊपर आए, कैमरे के ऊपर आए, ठीक है। मोस्टली मैंने वीडियोस लेडीज़ की वीडियोस देखी हैं, उनकी सिर्फ हाथ नज़र आ रहे होते हैं। इवन कि मैंने एक दो चैनल्स देखे कि उन्होंने बुर्का पहना हुआ है, ठीक है, और वो कुछ चीज़ों को ना जैसे टिप्स होती हैं, ब्यूटी टिप्स हो गई या डेली हेल्थ टिप्स हो गई, इस तरह के वो लोग काम कर रहे होते हैं। ये लेडीज़ के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। तो अब इस तरह के भी काम होते हैं। हाँ, व्लॉग में होता है कि नॉर्मली वो अपने आप को शो ऑफ करना पड़ता है। अच्छा जी, उसमें ये था कि आपकी पूरी लाइफ एक्सपोज होती है कि जी मैंने पानी पिया है, आप अच्छा पानी भी देखिए वीडियो बन रही है, मैंने वो ऑन किया, अच्छा ठीक, अच्छा जी मैं अब सोने लगा हूँ, अब मैं अब सो के उठा। ये असल में ये चीज़ें हैं, लोग इसके ऊपर भी लोग आते हैं, लोग देखते हैं, ऐसे लोगों को भी देखते हैं। इनके थाउजेंड ऑफ व्यूज़ होते हैं, मिलियंस के व्यूज़ होते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स बहुत होते हैं। अब कराची के एक पर्सन है, मैं तो पिछले दिनों उसने अपनी वीडियो बनाई थी, अर्तुगरुल बना हुआ था उसमें, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसका माशाल्लाह चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, वो टूर्स करता है, बच्चों के साथ टूर्स करता है, फैमिली। हाँ, ये है कि उसकी ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने कभी अपनी वाइफ को कैमरे के सामने नहीं लाया, बच्चों को ले आता है कभी कभार। तो वो मुख्तलिफ प्लेसेस पे जाता है, खाना खाता है, वो अपनी वीडियोस बनाता है। अब जैसे पिछले दिनों ईद चल रही थी तो वो मार्केट जाता था लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, उनके लिए वो कभी गाय खरीदा है, कभी बकरा खरीदा है। अब वो हर चीज़ के ऊपर अपनी ना वीडियो बना रहे हैं। ऐसे चैनल्स बहुत चलते हैं। अगर आप लोग ऐसे चैनल बनाना चाहते हैं तो हाँ, इसमें है कि थोड़ा सा आपको शुरू में अपनी जो स्पीकिंग स्किल है उसमें इंग्लिश की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उर्दू में कंटेंट देना है, आप उर्दू में कंटेंट दे रहे हैं, आप अच्छा बोलना सीखें, अच्छा बोलें, लोगों को कंटेंट दें, आप ये भी कर सकते हैं। अगर हम लेडीज़ के ऊपर आ गए तो लेडीज़ में क्या कर सकती हैं कि किचन के ऊपर रेसिपीज़ के ऊपर काम करें, किचन रेसिपीज़। दूसरी चीज़ बच्चों की, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो क्लेज वगैरह मिलती हैं जो जिनसे ना छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। तो मैंने फीमेल का चैनल देखा, वो करती क्या है, इसी तरह कभी ग्लिटर लाती है, कभी वो क्ले लाती है, कभी वो मुख्तलिफ तरह की ना रंग कलर्स ले आती है, कभी मार्कर ले आती है, वो कभी कुछ ड्रॉ कर देती है, कभी वो क्ले से कुछ बनाती है, कभी कुछ कर, मसलन वो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करती है। उसमें उसका फेस नज़र नहीं आ रहा, मगर उसके माशाल्लाह से उसके अच्छे खासे व्यूज़ हैं। अब किचन के ऊपर आप देख लें, पाकिस्तान में लाहौर की एक फीमेल है, आमना के नाम से लड़की है, वो उसको काफ़ी उसका चैनल ठीक ठाक चलता है, उसको यूट्यूब पर से गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, बैजेस आते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ उसको मिलता है, फिर लोग अलग से स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें ना आपने पहले अपने अंदर से देखनी है कि आप क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से रिव्यूज़ के चैनल्स होते हैं, मोबाइल के रिव्यूज़ दे दिए। मैं सर एक चैनल देख रहा था जी सर, उसमें ना कॉस्टली हो जाता है काम, क्योंकि आप नहीं सर, मैं वही अर्ज़ करने लगा था। मैं एक चैनल देख रहा था, उसने बड़ा यूनिक शुरू किया, उसके अब काफ़ी सब्सक्राइबर्स हो गए 20-25 हज़ार। वो ना सर ये जो खाने पीने की चीज़ें नहीं होती,
छोटी छोटी, जैसे चिली मिली हो गई, ये जी लेज़ का नया फ्लेवर आया, अच्छा मैं इसको खोलता हूँ, मतलब कैमरे के सामने खोला, उसमें से एक चिप्स निकाल के मुंह में डाला, अच्छा इसका जायका ऐसे है, ये बच्चों के लिए ठीक है नहीं है, अच्छा ये चॉकलेट। मतलब ये तो सर बिल्कुल एक आम रोज़मर्रा की चीज़ें, इनमें कोई इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, 50 रुपये का 60 रुपये का चिप्स का पैकेट आ जाता है। लेकिन बात वही आगे कि कंटेंट वो देता है, मतलब कि एक तो उसका हंसी मजाक का बहुत अच्छा तरीका है, बीच में से मजाक के पहलू निकालता है, दूसरा ये कि बड़ी रेगुलर वीडियोस है, उसने रोज़ाना एक वीडियो देनी है। मतलब अगर कुछ और नहीं है ना तो उसने कहना है कि जी ये मूंगफली देखें आप, ये ये मैंने ख़रीदी है, इसका हा हा जी क्या जायका है, वाह वाह वाह, आप जब भी यहाँ आएँ तो ये ज़रूर चेक करें जी, ये गोलगप्पे ज़रूर खाएं। तो सर एक बात करने की है कि हज़ारों तरीके हो सकते हैं, आप बस कंटेंट जी सर, स्पेशली सर आप जो बात करने लगे थे, सॉरी फिर मैंने आपको आपकी बात काटी, वो आप करने लगे थे उन लोगों के लिए जो अपनी तरफ से कंटेंट नहीं दे सकते, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। उसमें अच्छा चलिए उसको भी थोड़ा सा काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो हमारी, आप भी सर करवटें बदल रहे हैं, इंशाल्लाह इसको बस ख़त्म करते हैं सर जल्दी से ना, बस ये समेट के बाद इंशाल्लाह। पॉइंट्स ना जैसे अभी बच्चे हैं आजकल ओ लेवल ए लेवल के, इनके लिए भी एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ कि जी जी अगर सर। समझते हैं कि जी हम लोग चलो वीडियो पे काम करने हैं, कंटेंट तो खैर इस तरह के मैंने छोटे छोटे बताए हैं वो कर सकते हैं, डेली लाइफ के ऊपर भी कर सकते हैं, लर्निंग चैनल भी बना सकते हैं। आजकल गेमिंग चैनल का बड़ा ट्रेंड है। गेम स्ट्रीमिंग बिल्कुल हाँ, सही है सर। आप गेम अभी बच्चे हैं ये मगर ये ना करें कि बस गेम में इन हो जाए, अपनी स्टडी पे भी फोकस करें, ठीक है? मगर अर्निंग का एक सोर्स है, देखिए जितना ज़्यादा जैसे-जैसे आजकल मिशंस टफ से टफ होती जा रही हैं, तो घर का अगर हर फर्द अगर अर्निंग करना शुरू कर देगा, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की है कि गेमिंग चैनल बना सकते हैं और गेमिंग चैनल के ऊपर आजकल बड़ा स्कोप है। और मज़े की बात बताऊँ, मैंने आज से कोई 7-8 साल पहले तक गेमिंग चैनल स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त गेमिंग चैनल का कोई कांसेप्ट नहीं होता था। मैंने कोई 4-5 वीडियोज़ ना बनाई, तो यूट्यूब वालों के मैसेज आना शुरू किया, ये तुम कर क्या रहे हो? तुमने चैनल ब्लॉक कर दिया और आजकल हर तरफ गेमिंग चैनल, हर तरफ गेमिंग चैनल। अच्छा, सही बाद में बात है। वो लोग नहीं कंटेंट क्रिएट कर सकते, उनको सिर्फ ये होता है कि थोड़ा-सा इंस्पायरेशन लें दूसरे लोगों के कंटेंट के साथ, ठीक है? उसमें से वो क्या करें कि अगर उनको कोई चीज़ समझ आती है, देखिए पहले वो थोड़ा-सा डेली बेसिस पे ना वीडियोज़ को मैं थोड़ा-सा फास्ट हो रहा हूँ, पहले वो डेली बेसिस पे अपनी वीडियोज़ को ना मुख्तलिफ वीडियोज़ को देखें, 5 मिनट क्राफ्ट्स इस तरह की वीडियोज़ को देखें, किड्स की वीडियोज़ को देखें डेली, उनमें से देखिए वो किस तरह का काम ज़्यादा ईज़िली कर सकती हैं, ठीक है? ये उन्होंने खुद सोचना है। हम अगर उनको किसी चीज़ पे फ़ोर्स करते हैं, तो फ़ोर्स करने से कोई चीज़ नहीं होती, जब तक आपके अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं ना आती, आप वही कर सकते हैं जो आपकी चीज़ अंदर से बाहर आई है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो मल्टीपल जो कैटेगरीज़ की वीडियोज़ को देखें, उन वीडियोज़ को देख के उनमें से देखें कि वो क्या कर सकते हैं। फिर उसमें से ना ट्राई करें, 1-2 दफ़ा ट्राई करें अपना कंटेंट क्रिएट करने की। तो मुझे उम्मीद है कि जब वो एक बार दफ़ा कोई कंटेंट देखिए, कंटेंट कैसे क्रिएट करना होता है कि आप उस वीडियो को देखें, वो उसका ना आप पूरा जो स्टोरी है ना वो आप लिखिए अपने पास। उसमें से फिर आप उसको मॉडिफ़ाई के स्टोरी को, फिर आप उसका जो सारा बैकग्राउंड जैसे उन्होंने यूज़ किया, आप उसको साइड वो ना यूज़ करें, आप उस जैसा खुद बना के उसको ट्राई करें। देखिए जब आप 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे ना, तो वो आपके अंदर वो जो चीज़ होगी ना कि यार मैं नहीं कर सकता या शायद मैं ना कर सकूँ, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इंशाअल्लाह ताला वो कर लेंगे। ऐसा कहीं नहीं, जैसे मैंने ऊपर बात की थी कि अगर एक बंदा क्रिएटिव नहीं है, तो उसे हम क्रिएटिव कर सकते हैं, मगर ये विल उसके अंदर से आनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो विल बिल्कुल हो, सही। तो वो कर लेगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर जी, यहाँ तक तो हो गई बात, अब मेरा ख्याल है जल्दी से वीडियो असल में हो गई है काफ़ी लंबी, 2 घंटे की हो गई है, तो थोड़ा सा हम समेटते हैं बात को, नहीं तो बिहम्दिही ताला आप और मैं सर बैठ जाएं तो हम तो 24 घंटे की भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं शायद, इंशाल्लाह। सर एडसेंस ये जो वेबसाइट्स वगैरह पे लगती है, बस इसके ऊपर थोड़ी सी बात सर बता दें। एडसेंस किसी ज़माने में बहुत आसान था, अब उसकी अब बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया है। इसके लिए ना आपको डिज़ाइनिंग, कंटेंट, वर्डप्रेस, वेब होस्टिंग, बहुत ज़्यादा स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप उन बंदों को साथ रखें जो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? होस्टिंग मैनेजमेंट बड़ा एक इसमें रोल होता है। फिर उसमें वायरस आ जाते हैं, स्क्रिप्ट्स इंजेक्ट हो जाती हैं, वेबसाइट के अंदर, होस्टिंग के अंदर चीज़ें इश्यूज़ हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, आज भी मैं एक पर्सन की वीडियो देख रहा था, उसने आज की डेट के अंदर एक ही दिन के अंदर 700 कुछ डॉलर उसने अर्न किया है एक ही साइट के ऊपर।
ठीक है? तो मुश्किल कुछ नहीं है, सब आसान है, मगर फिर आ जाती है कि स्किल्स के लेवल होते हैं। तो आपको उस लेवल, मसलन अगर आप एडसेंस से काम लेना है ना, तो फिर आपको अपना स्किल लेवल या फिर आपको टीम बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए। और तो एडसेंस होता यही है, मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि एक वेबसाइट आप बनाते हैं, उसके ऊपर इश्तिहार लगाता है गूगल। उस इश्तिहार पे जितनी क्लिक्स होती हैं वो कुछ उसकी ड्यूरेशन मांगता है वो, कि इतनी देर के लिए वो उस जगह पे विज़िट करे जो भी क्लिक कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको फिर वो पैसे देता है। तो जब तक आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा नहीं और आने के बाद वहाँ पे कुछ वक्त नहीं गुजारेगा और फिर वक्त गुजारने के साथ कुछ एड्स पे क्लिक नहीं करेगा, आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो आज के ज़माने में जो सर बात कर रहे हैं वो स्पेशली ये है कि जब ये नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था तो उस वक्त तो वेबसाइट्स कम होती थी, गिनती की चंद वेबसाइट्स थी जिन पे लोग जाते थे, कंटेंट देखते थे। आज तो हज़ारों क्या लाखों की तादाद में वेबसाइट्स हैं, तो उनके अंदर से आपको स्टैंड आउट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे जी ही सर। बिल्कुल सही बात। जी सर। तो खैर तो सर जी इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बाद में कभी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी 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 बिल्कुल सर, इस बात को सबको समेटते हैं इंशाअल्लाह। और इसमें एक बात मैं करना चाहता था बड़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों से, और वो ये है कि हलाल और हराम कमाई में फ़र्क। हाँ, बहुत से लोग हैं जो एक चीज़ को मद्देनज़र नहीं रख पाते जब वो इस तरफ आते हैं। वो चीज़ है कि वो कंटेंट जो इस्लाम में हराम है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे शो कर रहे हैं, या आप यूट्यूब पे उस पर बात कर रहे हैं, या आप अमेज़ॉन पे वो चीज़ सेल कर रहे हैं। अब देखें ना, अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया के अंदर नंबर 1 सेक्स टॉयज़ का सेलर है, सेक्स टॉयज़ का। अब अगर कोई ये कहे कि जी मैं ये जो सेक्स टॉयज़ हैं ये सेल करना शुरू कर दूं, तो उसकी कमाई तो हलाल नहीं होगी ना। इसी तरीके से आप अगर अपने चैनल पे कोई ऐसी बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं, या उस तरह से आप लोगों को उस तरफ लाना चाह रहे हैं जो गलत है, हराम है, तो वो भी कमाई हराम हो गई। आप अगर फेसबुक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आप वो वेबसाइट शेयर कर रहे हैं या वो वीडियोस शेयर कर रहे हैं जिनमें फहश बातें हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक रियल लाइफ मिसाल देता हूँ कि ख़वातीन नॉर्मली फ़ैशन के चैनल्स देखती हैं, ज़ाहिर है वो दूसरी ख़वातीन को देखती हैं उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए कैसे नहीं। लेकिन अगर ये वाली वीडियोस आप किसी ग्रुप में शेयर कर रही हैं जहाँ पे मर्द भी हैं और बाकी लोग भी हैं, और फ़ैशन वॉक आप शेयर कर रही हैं जिसमें कम कपड़े पहने हुए हैं ख़वातीन ने और उनके औरियाँ जिस्म नज़र आ रहे हैं, तो वो तो आपकी जो शेयरिंग है वो गलत काम की तरफ लोगों को लेके जा रही है, वो तो हराम हो जाएगी। तो इस बात को ज़रूर अपने जहनों में रख लें जब भी आप इस तरफ आते हैं, ऑनलाइन चीज़ों की तरफ आते हैं, कि कमाई आपकी जो अर्निंग है वो हलाल तरीके से हो, हराम ना हो सके। बस ये एक बात थी जो मैंने कहा एंड में मैं आप लोगों को बताता चलूँ। बाकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एक दफ़ा फिर सर एजाज़ का, उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त निकाला, बड़ी तफसील से जो है ये सारी उन्होंने बातें बताई। और आप लोग यकीन करें कि मैं उस वक्त से यूट्यूब पे हूँ, मतलब जब यूट्यूब गूगल के पास नहीं था, अभी सेल नहीं किया था गूगल ने, और जैसे सर बता रहे हैं सर ने भी चैनल बनाए, हमने भी चैनल बना के पंगे लिए। मैंने अभी तक इस तरह का कंटेंट नहीं देखा जिसमें किसी बंदे ने आके आपको शुरू से लेके A to Z सारी बातें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताई हूँ। आपको छोटे छोटे क्लिप्स मिल जाएंगे इधर उधर इक्का दुक्का। तो इस बात के लिए स्पेशली कि पूरी तफसील से ये बात करने के लिए मैं सर एजाज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। सर को मैं तंग करता रहूँगा इंशाअल्लाह, हर हफ्ते जो है ना उनको पकड़ूँगा। वैसे सर शायद है काफ़ी आना नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे यार कि बड़ा अरसा हुआ इस तरीके से बातचीत किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अब जब आज बातचीत की है तो अब मज़ीद जौहर उनके खुलेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह बिहम्दिही ताला। और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो है अल्लाह ताला उनको बरकत दे, उनके इल्म में, उनकी ज़ुबान में, उनके कलाम में। तो हम इंशाअल्लाह आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अपने मेरे जो ग्रुप के और साथी हैं, मेरे और सर एजाज़ के ग्रुप के सर मोहसिन को भी किसी दिन ले आएंगे, नेटवर्किंग पे बात कर लेंगे। क्या ख्याल है आपका? डिस्कस कर। हाँ जी, उनको पकड़ के ही लाना पड़ेगा सर, सारे ही आप शायल हो गए
तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आप लोग कमेंट्स में कुछ भी चाहें वो हमसे पूछ सकते हैं। सर एजाज़ का भी इंशाअल्लाह ताला मैं जो इनकी है वेबसाइट और जहाँ पे ये आपको मिल सकते हैं उसका एड्रेस इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डायरेक्टली भी इनसे जो है वो पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और हमें ये भी बता सकते हैं कि मज़ीद हम किन टॉपिक्स को और लेके आएँ और आपके साथ डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2 घंटे की तवील वीडियो थी। जिन लोगों ने एंड तक रीच किया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं एंड तक रीच किया उनका भी शुक्रिया। भाई कोई ऐसी बात नहीं, आप जल्दी भाग गए। इंशाल्लाह फिर दोबारा वापस आएंगे, हमें उम्मीद है। तो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए काइंडली अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। फॉर मोर किलर कंटेंट लाइक दिस। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहले खाना का, अहले महल्ला का, सब इर्द गिर्द वालों का। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।